हेलो गाइस, वेलकम टू एकलव्य स्नातक यूट्यूब चैनल। आज जो पेपर करने वाले हैं हम वो है हमारा दिल्ली थ्रू द एजेस। ठीक है, फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्परेरी टाइम्स। तो ये आपका सेमेस्टर 2 का पेपर होने वाला है। GE2 हिस्ट्री का जो आपका जनरल इलेक्टिव पेपर है उसका हम एक वन शॉट लेक्चर करेंगे आपका, क्योंकि 10 तारीख को आपका एग्जाम है। तो इसमें आपका जो DU के बच्चे हो गए, SOL हो गया, NC वेब हो गया, उन सभी के लिए मोर देन इनफ वीडियो होगा, सफिशियंट होगा, क्योंकि इसके अंदर हम इंग्लिश मीडियम के अंदर जितने भी आपके 6-7 साल के PYQs मुझे मिल पाए उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, उन सबको हमने अच्छे से सेग्रीगेट करके इसके अंदर कवर करने का ट्राई किया है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप इस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको और वीडियोस के अपडेट्स में मिल जाएंगे और लिंक्स वगैरह भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं हम, देखिए एक बार शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा, क्योंकि इसमें हम टोटल 8 लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे और अराउंड 5 शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करना, अगर आपके पास कम टाइम है तो 1.5x वगैरह पे देख लेना, क्योंकि थ्योरी आपको दिमाग में घुस जानी चाहिए बस। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द ईयर 1857 हैड अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द स्टोरी एंड कल्चर ऑफ दिल्ली। तो 1857 का जो ईयर था उसने दिल्ली के ऊपर क्या इंपैक्ट डाला, ठीक है, उसके ऊपर हमको कमेंट करने के लिए ये कहता है। तो देखिए 1857 का जो इवेंट था, जो जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया है काफी सारे स्कॉलर्स के द्वारा, उसने क्या किया, दिल्ली के सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हर तरीके से उसको बदल के रख दिया। ठीक है, ये सिर्फ एक मिलिट्री इवेंट नहीं था, बल्कि इसने क्या किया, ये हिस्ट्री में एक बहुत टर्निंग पॉइंट कंसिडर किया जाता है। इसने सोसाइटी के अंदर बदलाव लाया, कल्चर में बदलाव लाया और फिजिकल शेप ऑफ द सिटी को भी चेंज कर दिया। ठीक है, अब दिल्ली ऑलरेडी बीन चेंजिंग इन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में भी दिल्ली बदल तो रही थी, लेकिन 1857 के बाद क्या हुआ, जो मुगल सिटी थी, जो मुगल के अंडर में आ रही थी, जो मुगल का रूल था, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। इवन दो मुगल का जो रूल था वो सिर्फ नाम मात्र था उस टाइम पे, और वो लेकिन क्या हुआ 1857 के रिवोल्ट के बाद वो जो नाम मात्र का रूल था वो भी खत्म हो गया। एंड देन इट रीशेप्ड अंडर योर ब्रिटिश पावर, क्योंकि ब्रिटिश पावर के अंदर सारी अथॉरिटी आ गई थी। तो अब वहां से मुगल एरा का दी एंड हुआ और ब्रिटिश इंडिया की शुरुआत हुई। तो देखिए 1857 से पहले दिल्ली कैसी थी, अ रिच बट चेंजिंग सिटी थी, मतलब बदलाव हो रहा था, लेकिन वहां का कल्चर सब कुछ कैसा था, काफी इनरिच्ड था। ठीक है, तो जो इसका बैकग्राउंड लेना इस वजह से जरूरी है, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो इंसिडेंट्स हुए उसने डिस्ट्रॉय किया सिटी को, जो कि जिसके पास क्या था, एक स्ट्रॉन्ग अर्बन और कल्चरल लाइफ थी, मतलब एक शहरी सिटी थी दिल्ली, और यहाँ का कल्चर भी क्या था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके अंदर की जो चीजें हैं उसको हम समझेंगे आगे क्वेश्चंस में। दिल्ली इन योर 19th सेंचुरी वाज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्वाइलाइट जोन बोला जाता है। अब ट्वाइलाइट जोन बोलने के पीछे इसका क्या वजह है, बिकॉज ट्वाइलाइट का क्या मतलब होता है कि एक मिक्स्ड और अनसर्टेन कंडीशन। बेसिकली ट्वाइलाइट उस वाले टाइम को बोला जाता है जब हमको मल्टीपल टाइप्स ऑफ लाइट देखने को मिल रही है बेसिकली। तो उसके अंदर हम दिल्ली को एक ट्वाइलाइट जोन बेसिकली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स का मिक्स देखने को मिलता है, जिसमें आपका मुगल हो गया, कंपनी कल्चर हो गया और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एक साथ हमको देखने को मिल जाता है। तो शाहजहानाबाद के अंदर क्या थी, शाहजहानाबाद बेसिकली शाहजहां द्वारा बसाई गई सिटी थी, और किसका पुराना नाम था, दिल्ली का ही पुराना नाम था। इसके अंदर आपको कटरास देखने को मिलते हैं। कटरा क्या होते हैं, स्मॉल मार्केट ब्लॉक्स को बोला जाता था। मोहल्लाज होते थे एंड कूचाज होते थे। कूचाज का क्या मतलब हो गया, आपके नेबरहुड्स हो गए। ठीक है, सॉरी, कूचाज हो गए आपके लेन्स एंड आपके मोहल्लाज हो गए नेबरहुड्स एज इट्स मेन लिविंग स्पेसेस। तो ये क्या थे, इसके मेन लिविंग स्पेसेस थे। ठीक है, अब देखिए सिटी हैड अ लिवली कल्चर विद मुशायराज ऑर्गेनाइज कराए जाते थे। ठीक है, मुशायराज में आपके पोएट्स होते थे, फिर दास्तान गोईज होती थी, जो आपके स्टोरी टेलिंग सेशंस हो गए, फेस्टिवल्स काफी सारे मनाए जाते थे। अब वो फेस्टिवल्स हो गया बसंत, ठीक है, फूल वालों के सैर, जो कि आप अभी भी DU के बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि बसंत और फूल वालों की सैर, बिकॉज ये दिल्ली के जितने भी पेजेस है उसके ऊपर बहुत वायरल रहता है। ठीक है, दिल्ली कॉलेज बिकेम अ सेंटर ऑफ योर लर्निंग एंड लिटरेरी लाइफ। दिल्ली कॉलेज के बारे में भी हम आगे जानेंगे कि क्या था और कैसे ये इवॉल्व हुआ। इंपॉर्टेंट पीपल्स अब जो थे, जो इससे एसोसिएटेड थे, वो कौन थे, मिर्जा गालिब हो गए, जौक हो गए, ठीक है, सैयद अहमद खान, मौलवी जकाउल्ला, मौलवी जियाउद्दीन, ठीक है, मास्टर रामचंद्र एंड डॉक्टर मुकुंद लाल। तो ये सारे उस टाइम के इंपॉर्टेंट फिगर्स थे जिनके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। ठीक है, तो 1857 की जो ट्रेजेडी थी उसने क्या किया, उसने ऑलरेडी एक कल्चरली एक्टिव और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट सिटी को
हिट किया, स्ट्राइक किया, ठीक है। अब वो कैसे स्ट्राइक किया, क्या उसके इंपैक्ट हुए, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए 1857 ने दिल्ली की सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स तरीके से स्प्लिट कर दिया, उसको तोड़ दिया। ये एक सिंपल डिवीजन नहीं था। अब देखिए ये जो अलाइनमेंट्स थे ये कैसे थे, कॉम्प्लेक्स थे एंड बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड फार साइटेडनेस, नॉट ओनली रिलीजन। तो बेसिकली जो लोग थे उन्होंने, कुछ लोगों ने आपके जो रिवोल्ट करने वाले लोग थे उनका साथ दिया, कुछ लोगों ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। तो उनके साथ देने के पीछे रिलीजन एक फैक्टर नहीं था, है ना। वो फैक्टर क्या थे, डिफरेंट टाइप के फैक्टर हो गए, उनके बिलीव्स हो गए, है ना, उनका पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, किसके साथ रहने में उनको ज्यादा फायदा होगा। ये सारी चीजें उस अलाइनमेंट को क्या कर रही थी, कॉम्प्लेक्स बना रही थी। सिंपल अलाइनमेंट नहीं था कि सिर्फ रिलीजन के बेस पे लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। अब कुछ नोबल्स थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर का सपोर्ट किया, क्योंकि बहादुर शाह जफर इवन दो ही वाज ओल्ड, वो क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे बेसिकली रिवोल्टर्स के। और उनको बोला गया था ना कि बादशाह ऑफ हिंदुस्तान बताया गया था। वाइल अदर साइडेड विद ब्रिटिश, और बाकी नोबल्स जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। अब जैसे नवाब हामिद अली खान हो गए, जो क्या थे, रामपुर के रूलर थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर का साथ दिया। लेकिन नवाब अमीरुद्दीन साइडेड विद योर ब्रिटिश, नवाब अमीरुद्दीन वाज अ कोर्ट नोबल, ठीक है, तो इन्होंने आपका ब्रिटिशर्स का साथ दिया। इसी तरह से मुफ्ती सदरुद्दीन अजूरदा जो थे वो क्या थे, वो आपके रॉयल मुफ्ती हुआ करते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, किंग का साथ दिया, लेकिन उन्होंने रिबेल्स का साथ नहीं दिया, रिबेल्स को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन उनके सपोर्ट ना करने के पीछे क्या कारण था, क्योंकि वो बोलते थे कि जो वायलेंस और डिसऑर्डर हो रहा है रिवोल्ट के बाद, वो क्या है, वो गलत है। इस वजह से उन्होंने किंग का साथ दिया, लेकिन सपोर्ट आपके रिवोल्टर्स का नहीं किया। तो बेसिकली आप देखते हो कि कैसे सब लोगों ने क्या किया, अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, अपने अपने बिलीव्स को रखते हुए अलग अलग साइड्स को अपना लिया, अलग अलग साइड्स को चुन लिया। मर्चेंट और बैंकर्स भी डिवाइड हो गए, जैसे कुतुबुद्दीन, हुसैन बख्श, सलीग्राम, रामजी दास, ये सब किसके साथ थे, ये एम्परर के साथ थे। लेकिन जो दूसरे थे वो लोग क्या कर रहे थे, सीक्रेटली ब्रिटिशर्स की मदद कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि 1857 ने क्या कर दिया, इट एक्सपोज द पॉलिटिकल एंड सोशल फॉल्ट लाइंस इनसाइड दिल्ली, की जो दिल्ली के अंदर पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस थी, सोशल फॉल्ट लाइंस थी। मतलब दिखा रहा है कि कैसे दिल्ली का समाज फ्रेगमेंटेड था। उन सारी चीजों को एक्सपोज कर दिया, बिकॉज लोगों ने क्या किया, अलग अलग साइड्स को चुन लिया। तो देखिए रिवोल्ट ने क्या लाया, ये टेरर लेके आया, प्लंडरिंग हुई और मास डिस्प्लेसमेंट हुआ लोगों का। तो इसमें आपका सबसे ज्यादा ह्यूमन लाइफ की डिस्ट्रक्शन हुई थी, और ह्यूमन लाइफ क्या हुई थी, उसके सिक्योरिटी पे खतरा आ गया था। तो आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, सिटी फेल इनटू अ रेन ऑफ टेरर, क्योंकि लोगों के अंदर डर था, ठीक है। देयर वाज अ प्लंडर, लूटिंग होती थी वैल्यूएबल्स की। इसके अलावा सिल्वर वेसेस हो गए, गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स हो गई, ये सारी चीजें प्लंडर कर ली गई थी। रेयर पर्शियन और अरेबिक बुक्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो सिटी वाज इन डिस्ट्रेस, ठीक है। After the British recaptured Delhi in September 87, they carried out harsh reprisals against the city's people। और जब उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जब दिल्ली को वापस रिकैप्चर कर लिया बेसिकली, तो उसने क्या किया, जो सिटी के लोग थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब पनिशमेंट्स लेके आए इस तरह से, ठीक। तो मेनी रेजिडेंट्स जो थे उनको क्या किया, उनकी मौत हो गई। वाइल थाउजेंड ऑफ कॉमनर एंड नोबल्स fled Delhi and took shelter in nearby villages and tombs, ठीक है। तो even people hiding in basements were forced out, कि मतलब जो लोग छुपे हुए थे उनको भी बाहर निकल के आना पड़ा, और वो लोग अलग अलग जगह पे जाके रहने लग गए छुप छुप के, बिकॉज दे वर स्कैर्ड ऑफ योर ब्रिटिश एम्पायर। और जिस तरह से वो क्या कर रहा था, लोगों को टॉर्चर कर रहा था, उनको सजाएं दे रहा था, ठीक है। हंगर थी, डिजीज थी और डिस्प्लेसमेंट जैसी चीजों ने सफरिंग को और ज्यादा मुश्किल बना दिया। और अराउंड 50,000 पीपल इवन दो वापस आ गए बाय एंड ऑफ 1857। जो दिल्ली की कल्चरल लाइफ थी, जो सोशल लाइफ थी, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी उस टाइम तक बिकॉज ऑफ दोस इवेंट्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फिजिकल शेप ऑफ दिल्ली कैसे 1857 के बाद बदल गई। तो जो आपका रेड फोर्ट था उसको सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, झटका झेलना पड़ा, बिकॉज इट वॉज द सेंटर ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। उसके जो पेविलियंस थे, गार्डन्स थे, आर्टिसन क्वार्टर्स थे, मतलब जो जहां उसके आर्टिसंस रहा करते थे उनके क्वार्टर्स, और इसके अलावा बैरक्स हो गए, दे ऑल लॉस्ट देयर रॉयल कैरेक्टर, बिकॉज अब जब एम्परर को ही निकाल दिया जाएगा तो जो भी रॉयल एलिमेंट था वो सब कुछ खत्म हो गया। और जो फोर्ट था उसको एक मिलिट्री गैरिसन के अंदर तब्दील कर दिया गया। और वो कौन कंट्रोल करने लगा, वो आपके ब्रिटिशर्स कंट्रोल करने लगे। फेमस मोहल्लाज हो गए, बाजार्स हो गए, ये भी बहुत ज्यादा बैडली अफेक्ट हुए। अराउंड 10 से 12,000 लोग क्या हुए, जो रेजिडेंट्स थे उनको डिस्प्लेस होना पड़ा। इसके अलावा रेलवे लाइन वॉज लेड थ्रू द हार्ट ऑफ सिटी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फॉर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अब वो ऐसा कोई भी
जोन नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से क्या उनकी जो सुप्रीमेसी है, उनकी जो अथॉरिटी है, उसको खतरा पहुंचे। तो वो क्या कर रहे थे, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आए। उन्होंने रेड फोर्ट को भी एक बैरक में तब्दील कर दिया। सिटी में क्या की, रेल लाइंस बिछाई, ताकि मान लो अगर कोई फ्यूचर में कोई रिवोल्ट होता है तो सोल्जर्स को आसानी से क्या किया जा सके, लाया ले जाया जा सके। मोबिलिटी को बढ़ा दिया, ठीक है। पैसेंजर टर्मिनल बनाया, फ्रेट डिपो बनाए, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, सामान की आवाजाही को आसान किया जा सके। न्यू रोडवेज बनाए गए, ठीक है, अलोंग द ओल्ड सिटी। द मार्बल लाइन्ड कैनल एंड ट्रीज इन द सेंटर वर रिमूव्ड। अब जो मार्बल लाइन्ड कैनल्स थे, मार्बल के कैनल्स आपके रेड फोर्ट के अंडर थे, इसके अलावा ट्रीज थे, उन सबको हटा दिया गया। सिटी हॉल ने रिप्लेस कर दिया सराय को, जो कि आपकी जहांआरा बेगम ने बनाया था। तो बेसिकली वो जो फिजिकल शेप थी, जो दिल्ली का फिजिकल स्ट्रक्चर था, उसको तब्दील कर रहे थे इस तरीके से, ताकि अगर फ्यूचर में कोई रिवोल्ट होता है तो ब्रिटिशर्स के पास इजी एक्सेस हो हर किनारे का, ठीक है, और हर जगह उनका कंट्रोल रहे। द सिटी स्लोली मूव्ड फ्रॉम योर मुगल ब्यूटी टू अ मॉडर्न कमर्शियलाइज्ड हब विद ग्रेन मार्केट्स, हेवी मशीनरी, केमिकल्स, पेंट्स एंड ऑटो पार्ट्स। तो बेसिकली आप देखते हो कि जिसके पास आपका मुगल एलिमेंट था जिस शहर के पास, अब वो किस में तब्दील हो गया, एक कमर्शियल हब में तब्दील हो गया, जो कि ज्यादा मॉडर्न था, जहां आपकी ग्रेन मार्केट्स थी, मशीनरी बहुत ज्यादा यूज होती थी, केमिकल्स थे, पेंट्स थे और ऑटो पार्ट्स थे, ठीक है। तो कमर्शियल हब बन गया। तो 1857 के पहले दिल्ली कैसी थी, इसके अंदर आपका मुगल फोर्ट था, गार्डन्स थी, हवेलीज थी, कैनाल्स थे, ट्रीज थे। लेकिन 1857 के बाद क्या हुआ, फोर्ट आपका मिलिट्री गैरिसन में तब्दील हो गया, कैनाल और ट्रीज को हटा दिया गया। इसके अलावा देखो 1857 में शाहजहानाबाद कैसा था, डेंस था बट लिविंग ओल्ड सिटी विद कल्चरल स्पेसेस। अब ऐसे कल्चरल इवेंट्स भी हुआ करते थे, इस वजह से क्या था, एक जागृत शहर था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 1857 के बाद जो मोहल्लास और बाजार थे वो डैमेज हो गए और रेजिडेंट्स छोड़ के चले गए। तो दिल्ली क्या हुआ, दिल्ली का जो अर्बन लाइफ थी वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो गई। अर्बन लाइफ सेंटर्ड ऑन मुगल शाहजहानाबाद कल्चर बिफोर 1857, बिकॉज मुगल एम्पायर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, बिकॉज इट वाज द रूलिंग अथॉरिटी। लेकिन 1857 के बाद आप देखते हो कि न्यू रेलवे आया, रोडवेज आए और कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स बनने लग गए, जिसने सिटी के फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल के रख दिया, ठीक है। सिटी रिटेन्ड मुगल कैरेक्टर, की मतलब मुगल कैरेक्टर था सिटी के पास 1857 से पहले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये एक कॉलोनियल कमर्शियल फॉर्म सिटी ने तब्दील कर दिया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं क्या, कि 1857 ने फिजिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया दिल्ली को फ्रॉम अ मुगल सिटी टू अ हेवीली ऑल्टर्ड कॉलोनियल सिटी। तो ये सारे हमारे चेंजेस हुए थे। तो 1857 ने क्या किया, इट चेंज दिल्ली का कल्चरल लाइफ और मेमोरी, पूरी मेमोरी को तब्दील कर दिया। बिकॉज रिवोल्ट ने आपकी सिर्फ बिल्डिंग्स को नहीं तबाह किया था, इसने क्या किया था, कल्चरल वर्ल्ड ऑफ द सिटी को भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। जैसे कि आपकी बुक्स हो गई, लिटरेचर हो गया, इसने कल्चरल लॉस को पोर्ट्रे किया। आपके जो ओल्ड कल्चर ऑफ पोइट्री था, है ना, मुशायरा वगैरह थे, कोर्ट लाइफ थी और शेयर्ड अर्बन लाइफ था, ये सारी भी डिस्ट्रॉय हुई। इसके अलावा जो सिटी का पुराना कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर था वो कमजोर होता चला गया, बिकॉज ऑफ योर वाइड स्प्रेड वायलेंस। इतना ज्यादा लोगों के ऊपर पनिशमेंट हुई, इतना ज्यादा लोगों की जान गई, इसकी वजह से सिटी का जो कॉस्मोपॉलिटन स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया। Major architectural markers of your शाहजहानाबाद suffered heavily during the suppression of 1857, जिसमें आप देखते हो कि जो भी आपके, जैसे जामा मस्जिद का एग्जांपल हो गया, तो जामा मस्जिद वाज अ लार्ज बिगर वेरी वास्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था आपका सप्रेशन ऑफ 1857 के रिवोल्ट के दौरान। तो ऐसी जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है, बहुत सारे लोगों के घर तोड़ दिए गए। लेटर दिल्ली मूव्ड इनटू अ न्यू फेज वेयर द ओल्ड मुगल एस्थेटिक्स गेव वे टू कॉलोनियल एंड कमर्शियल फॉर्म्स, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो 1857 ने क्या किया, इट वॉज अ कल्चरल ब्रेक एज वेल एज अ पॉलिटिकल डिफीट। तो मतलब पॉलिटिक्स को तो वहां की अब कौन कंट्रोल कर रहा है, आपके ब्रिटिशर्स कंट्रोल ही कर रहे हैं, लेकिन अब वहां के कल्चर में भी आपका कॉलोनियल एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो टू कंक्लूड व्हाट वी से, कि 1857 क्या था, ये एक टर्निंग पॉइंट था दिल्ली की हिस्ट्री में। इसने आपके मुगल डोमिनेंस को खत्म किया, इसके अलावा इसने क्या किया, ब्रिटिश कंट्रोल को मजबूत कर दिया और एक तरीके से आप कह सकते हो इस्टेब्लिश कर दिया। इस रिवोल्ट ने क्या किया था, किलिंग्स कॉज करी थी, डिस्प्लेसमेंट हुआ था लोगों का, और दिल्ली का सोशल और कल्चरल लाइफ को ब्रेक कर दिया। और इसके अलावा इसने दिल्ली के फिजिकल लैंडस्केप को भी तब्दील कर दिया, जिसके अंदर बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ था, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और बाद में क्या हुई, उनको उनमें से कई सारी
वर ऑल्टर्ड बाय योर ब्रिटिशर्स। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये बोलता है कि पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस हैड डिफरेंट मीनिंग्स फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली, इल्यूसिडेट। कि मतलब जो पार्टीशन है और इंडिपेंडेंस है, देखिए 1947 जो आपका हुआ इवेंट 15 अगस्त 1947 वाला, इंडिया ने इंडिपेंडेंस तो गेन किया, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, बहुत सारे दंगे हुए, है ना, पार्टीशन हुआ कंट्री का। तो ये क्या था, दीज वर टू साइड्स ऑफ योर क्वाइन। कि मतलब जो दिल्ली के लोग थे उनको क्या झेलना पड़ा, उनको इंडिपेंडेंस की खुशी तो थी, लेकिन उनको पार्टीशन के साथ आए हुए जो प्रॉब्लम्स थे उनको भी सफर करना पड़ रहा था। तो वो कैसे उन्होंने सफर किया दोनों चीजों को, उसके बारे में जानते हैं हम। तो देखिए अगस्त 57 क्या था, ये एक सेलिब्रेशन का मूवमेंट भी था और ये ट्रेजेडी भी लेके आया दिल्ली वालों के लिए। इंडिपेंडेंस तो आपका क्या लेके आया कि जो आपका इतने सालों से ब्रिटिश रूल चल रहा था उसको खत्म किया, एंड इट ब्रॉट होप्स फॉर अ न्यू नेशन, है ना। लेकिन पार्टीशन ने क्या किया, इट ब्रॉट यू वायलेंस, है ना, लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ और कम्युनल टेंशन हमको देखने को मिली। इसकी वजह से जो सेम इवेंट्स कैरिड वेरी डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। मतलब एक ही इवेंट है ना, आपका आजादी का इवेंट है, पार्टीशन सेम टाइम पे हो रहा है, लेकिन जो लोगों की सफरिंग है, जो लोगों के एक्सपीरियंसेस है, वो बहुत ज्यादा अलग अलग हैं। कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जेनरेशनल ट्रॉमा झेलना पड़ा बिकॉज ऑफ पार्टीशन। ठीक है, तो देखिए इंडिपेंडेंस अ सिंबल ऑफ फ्रीडम। अब पहले हम जानेंगे कि इंडिपेंडेंस के एक्सपीरियंसेस कैसे थे। तो पॉलिटिकल फ्रीडम मिली बिकॉज क्या हुआ, आपका ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, है ना, सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई और डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई इंडिया के अंदर, और दिल्ली आपका कैपिटल बन गया इंडिपेंडेंट इंडिया का। और ये क्या लेके आया आपके लिए, फ्यूचर की होप लेके आया, बिकॉज उस टाइम के लोगों को क्या हुआ, उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, उन चीजों को अब रिजॉल्व करने की एक होप मिली उनको कि अब एक डेमोक्रेटिक इंडिया बन चुका है, तो अब इक्वालिटी आएगी समाज में, डेवलपमेंट होगा इंडियंस का और नेशन आपका यूनाइटेड रहेगा। ठीक है, तो ये आपका होप दिखा रहा है। और प्राइड इन बीइंग सिटीजंस ऑफ अ फ्री कंट्री, बिकॉज इसके पहले लोग अपने आप को कैसे परसीव कर रहे थे, देवर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आइडिया था कि देवर स्टिल रूल्ड बाय सम फॉरेन बॉडी, सम कॉलोनियल नेशन, सम कॉलोनी। ठीक है, देवर ओनली अ कॉलोनी एट दैट टाइम, और उनके ऊपर कोई और रूल कर रहा है। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुई तो सेल्फ रूल आया जिसने लोगों के प्राइड को बढ़ा दिया, और ये एक नेशनल सेलिब्रेशन का मूवमेंट था, बिकॉज आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल इतने सालों तक चला वो फुलफिल हो गया, एंड इट क्रिएटेड ऑप्टिमिज्म अबाउट इंडियाज फ्यूचर। ठीक है, तो देखिए पार्टीशन, लेकिन क्या हुआ, अब इंडिपेंडेंस को तो हम समझ गए इसके पॉजिटिव्स क्या थे, लेकिन पार्टीशन क्या था, इट वाज अ सिंबल ऑफ वायलेंस एंड ह्यूमन सफरिंग। मतलब बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिला और ह्यूमंस ने बहुत ज्यादा सफर किया। अब वो सफर कैसे किया, डिफरेंट लेवल्स पे किया, अब उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए कम्युनल वायलेंस हुआ, आप सबको पता है, बिकॉज लार्ज स्केल राइट्स देखने को मिले थे बहुत सारे जोन्स के अंदर, आपको बहुत सारे रीजन्स के अंदर। फियर और इनसिक्योरिटी फैल गई समाज के अंदर, है ना, डर फैल गया, और र्यूमर्स आए और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैली, जिसने क्या किया, जो ऑलरेडी टेंशन में आया हुआ समाज था उसकी टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुआ, थाउजेंड्स लॉस्ट फैमिली मेंबर, इसके अलावा होम्स हो गए, आपके बिजनेसेस हो गए, बिलोंगिंग्स हो गई, वो सारी क्या थी, जो लोगों के इस्टेब्लिश्ड घर थे उनको छोड़ के जाने पड़े, उनको उन घरों को इवैक्यूएट करना पड़ा। इसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस हुआ। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज कम्युनिटीज जो जनरेशन से एक साथ रह रही थी, अब वो क्या हुआ, एक दूसरे के प्रति सस्पिशियस हो गई, उनको शक की निगाह से देखने लगी बिकॉज ऑफ दोज इवेंट्स। ठीक है, तो देखिए अब मीनिंग, अब इसका दोनों आपका देखते हैं कि फॉर हिंदू एंड सिख रेफ्यूजीज पार्टीशन क्या चीजें लेके आया, उनको क्या सफर करना पड़ा। तो इट ब्रॉट फोर्स माइग्रेशन फ्रॉम फॉर देम। तो मतलब जो आपके पंजाब हो गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, पेशावर हो गया, कोहात, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, इन सब जगहों से आपके हिंदू और सिख रेफ्यूजीज का इनफ्लो हुआ इंडिया के अंदर। ठीक है, सर्च फॉर सेफ्टी, वो दिल्ली आए फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, एंड मेनी लिव्ड इन टेम्परेरी कैंप्स एंड हट्स, और बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, ऐसे टेम्परेरी कैंप्स के अंदर अपना गुजर बसर करना पड़ा फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। इसके बाद जो लोग आए, जो रेफ्यूजीज थे, उनके रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स आए। ठीक है, मेजर कैंप्स बनाए गए, किंग्सवे कैंप हो गया, आपका हडसन लेन हो गया, आउटरन लेंस हो गया, रीड्स लाइंस हो गया, नबी करीम, इन सब जगहों पे आपके रेफ्यूजीज का रिहेबिलिटेशन हुआ, एंड इट ब्रॉट अ न्यू बिगिनिंग फॉर देयर लाइफ बिकॉज मेनी रेफ्यूजीज ग्रेजुअली रीबिल्ट देयर लाइव्स इन दिल्ली। ठीक है, अब देखते हैं कि मीनिंग ऑफ पार्टीशन फॉर दिल्ली की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसके लिए क्या हुआ, बिकॉज
आपकी 1941 के आसपास दिल्ली की पॉपुलेशन टोटल का अराउंड 53% हुआ करती थी। तो अब क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को दिल्ली छोड़ के क्या जाना पड़ा, पाकिस्तान में, न्यूली बिल्ट पाकिस्तान में जाना पड़ा। तो उनकी लाइफ कैसे डैमेज हुई उसके बारे में जानो। तो एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन हुआ है, बिकॉज जो मुस्लिम्स इंडिया में रह गए है ना, उनको अब शक की निगाह से देखने लगा, उनकी लॉयल्टी को हमेशा क्वेश्चन किया गया कि वो क्या इंडिया के प्रति लॉयल हैं, ठीक है। एंड दे वर ऑफन व्यूड विद डिस्ट्रस्ट, वायलेंस झेलना पड़ा, इनसिक्योरिटी झेलनी पड़ी, बिकॉज जो मिक्स्ड लोकेलिटीज थी दे बिकेम वल्नरेबल बिकॉज ऑफ दोज राइट्स वाली सिचुएशन। और हमको सिवियर वायलेंस देखने को मिलता है करोल बाग, पहाड़गंज और सब्जी मंडी जैसे एरियाज में, जहां पे मुस्लिम्स का वाइड स्प्रेड मैसाकर हुआ, ठीक है। बोथ पार्टीज वर बेसिकली सफरिंग, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग जो थे दिल्ली के मुस्लिम्स, उन्होंने माइग्रेशन किया टुवर्ड्स पाकिस्तान। इट वाज लाइक सिमिलर स्टोरी, जैसे वहां से आप देख रहे थे डिफरेंट रीजन से, लाहौर वगैरह हो गया, NWFP हो गया, ठीक है। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, पेशावर से हिंदू एंड सिख आए, तो दिल्ली से ऐसे ही मुस्लिम्स दे माइग्रेटेड टू योर पाकिस्तान, ठीक है। मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली डिक्लाइंड शार्पली, बिकॉज हम देखते हैं कि कैसे 53% के आसपास 1941 में पॉपुलेशन हुआ करती थी टोटल का, लेकिन वो 1951 आते आते सिर्फ 5% रह गई, ठीक है। लॉस ऑफ बिलोंगिंग हुआ, बिकॉज फियर एंड डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, लॉस ऑफ नेबरहुड्स हुआ एंड कम्युनिटी नेटवर्क कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो पार्टीशन ने दिल्ली की जो डेमोग्राफिक है और इसके समाज है, इन सबको कैसे बदला, उन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हम देखते हैं कि कैसे दिल्ली चेंज हुई। तो डेमोग्राफिक चेंज लेके आया, बिकॉज लाख्स ऑफ रेफ्यूजी दिल्ली के अंदर आए, ठीक है। बहुत सारे मुस्लिम्स का क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ, उनको माइग्रेट करना पड़ा फ्रॉम दिल्ली। एंड दिल्ली की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन था वो बहुत ज्यादा और बहुत कम टाइम के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। स्पेशियल चेंज जैसे कि फिजिकल स्पेस रिलेटेड चेंज क्या हुए, अब हमको क्या देखने को मिला, रेफ्यूजी कैंप्स देखने को मिले, कॉलोनीज इमर्ज हुई एंड न्यू सेटलमेंट्स डेवलप्ड अक्रॉस सिटी फॉर री एस्टैब्लिशिंग दोज माइग्रेंट्स, ठीक है, सॉरी दोज रेफ्यूजीज, ठीक है। तो अब सोशल चेंज क्या देखने को मिले हमको, जो कम्युनिटी रिलेशंस थे हिंदू मुस्लिम सिख के, वो क्या हुए, बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड हो गए। और मेमोरीज ऑफ पार्टीशन जो था वो डेकेड्स तक चलता रहा, लोगों के मन में जो डर था वो कंटिन्यू रहा, ठीक है। कल्चरल चेंज कैसे हुआ, दिल्ली एक्वायर्ड न्यू सोशल ग्रुप्स, नए सोशल ग्रुप्स आए फ्रॉम फॉर उन रेफ्यूजीज के द्वारा, नए कस्टम्स आए, बिजनेसेस नए आए, ठीक है। और कल्चरल इन्फ्लुएंस जो था रेफ्यूजीज का वो दिल्ली के अंदर अब धीरे धीरे चढ़ने लगा, जिसकी वजह से दिल्ली क्या हुई, 1947 के टाइम पे क्या हुई, 1947 के बाद आपकी कंप्लीटली डिफरेंट शहर बन गया था बिफोर पार्टीशन के, मतलब पार्टीशन के पहले जो समाज था वो कंप्लीटली डिफरेंट था, लेकिन पार्टीशन के तुरंत बाद जो दिल्ली था वो कंप्लीटली चेंज हो गया। टू कंक्लूड व्हाट वी से कि इंडिपेंडेंस आपका फ्रीडम, डेमोक्रेसी और होप तो लेके आया, लेकिन पार्टीशन क्या क्या लेके आया, वायलेंस लाया, लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड सोशल अपहीवल हुआ। दिल्ली एक्सपीरियंस्ड बोथ दीज इवेंट्स साइमल्टेनियसली, कि मतलब दोनों इवेंट्स दिल्ली में साथ साथ हुए, ठीक है। इट बिकेम अ सिटी ऑफ फ्रीडम एंड सेलिब्रेशन बट ऑल्सो अ सिटी ऑफ लॉस एंड सफरिंग, बिकॉज लोगों को बहुत ज्यादा लाइफ का लॉस हुआ था, बिजनेसेस का लॉस हुआ था, प्रॉपर्टी लॉस हुआ था, इसके साथ साथ उन्होंने नई नई फ्रीडम को भी एक्सेस किया। इस वजह से हम देखते हैं कि दिल्ली ने क्या किया, इट फेल्ट बोथ द जॉय ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसके अलावा इसने क्या किया था, इट फेल्ट द पेन ऑफ पार्टीशन मोस्ट इंटेंसली। तो दोनों चीजों को दिल्ली ने सफर किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, जो हमारा क्या बोलता है कि हाउ डिड दिल्ली कॉलेज प्ले अ रिमार्केबल रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो दिल्ली कॉलेज ने कैसे फील्ड ऑफ एजुकेशन में एक रिमार्केबल रोल अपनाया। तो दिल्ली कॉलेज क्या था, इट वाज द नर्व सेंटर ऑफ दिल्ली रेनेसांस। तो दिल्ली रेनेसांस क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, और दिल्ली सेंटर उसका, दिल्ली कॉलेज उसका नर्व सेंटर क्यों कहला रहा है उसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए दिल्ली कॉलेज क्या था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उस टाइम का, ठीक है, दिल्ली के अंदर का। अब ये क्या था, इट वाज अ सेंटर फॉर स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, बिकॉज यहाँ आपकी मॉडर्न एजुकेशन आपको देखने को मिल रही थी, साइंटिफिक नॉलेज का प्रसार यहीं से हो रहा था, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस यहीं हो रहे थे, और कल्चर का एक्सचेंज भी यहीं पे हो रहा था, ठीक है। इसकी जो टीचिंग्स थी, वहां पे जो होने वाले ट्रांसलेशंस थे, इसके अलावा वहां के जो डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स थे बहुत सारे, वो लोग, इन्होंने क्या किया, दे प्लेड अ की रोल इन व्हाट C.F. एंड्रयूज कॉल्ड दिल्ली का रेनेसांस। तो दिल्ली का रेनेसांस किसने बोला था, C.F. एंड्रयूज ने ये टर्म यूज किया था फॉर व्हाट, फॉर योर दिल्ली का कॉलेज, दिल्ली कॉलेज के लिए यूज किया, बिकॉज इसने दिल्ली के अंदर क्या किया था, इसने दिल्ली को एक इंटेलेक्चुअल और कल्चरल अवेकनिंग प्रोवाइड किया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स आपके होते हैं। तो दिल्ली कॉलेज एज अ सेंटर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कैसे हुआ था, तो अ स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड अर्लियर, इट रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट किसके द्वारा,
फ्रॉम द कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन 1829। और यहाँ पे क्या हुए, आपके इंग्लिश क्लासेस को इंट्रोड्यूस कराया गया ऑन द एडवाइस ऑफ चार्ल्स ट्रेवेलाइन। ठीक है, ये चीजें हुई। अब दिल्ली कॉलेज ने क्या किया, इट अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली एंड अदर रीजन्स, बिकॉज ये एक ऐसा सेंटर बन गया था जो आपकी साइंटिफिक वेस्टर्न नॉलेज को भी प्रोवाइड करा रहा था, एंड इट बिकेम अ रिस्पेक्टेड सेंटर ऑफ लर्निंग इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, इन सब वजह से ये बहुत ज्यादा लोगों का चहीता बन गया, रिस्पेक्टेड हो गया। ट्रेडिशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के जैसे नहीं था ये कैसे डिफरेंट था, ये था क्योंकि ये आपके मॉडर्न सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा था, मॉडर्न आइडियाज को पढ़ा रहा था, व्हाइल रिमेनिंग कनेक्टेड टू योर लोकल कल्चर एंड लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसने क्या किया, मॉडर्न और लोकल का इन्फ्लुएंस दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, इसकी वजह से जो दिल्ली कॉलेज था, इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन योर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एजुकेशन। तो इसने एक ब्रिज के रूप में काम किया जिसने ट्रेडिशनल एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन को जोड़ दिया। अब इसने क्या किया, आपका साइंटिफिक नॉलेज का और मॉडर्न थिंकिंग का जो विचार था उसको क्या किया, फैलाया समाज के अंदर। बिकॉज अब देखते हो कि आप कोर फोकस यहाँ पे पढ़ाई पे किस चीजों की हो रहा था, साइंस और रीजन का। तो रीजन क्या हुआ, बेसिकली आप एविडेंस का इस्तेमाल करके रीजंस देते हो। ठीक है, साइंस की पढ़ाई के ऊपर फोकस किया गया, मैथमेटिक्स एंड रैशनल इंक्वायरी। रैशनल इंक्वायरी का क्या मतलब हुआ कि आप टेस्ट वगैरह करके, है ना, रीजन देके, एविडेंसेस प्रोवाइड करके कुछ क्लेम कर रहे हो, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक टेम्पर, ये चीजें बिल्ड करी। ठीक है, इसकी वजह से इसने क्या किया, ये फेमस हुआ। ठीक है, इसने मॉडर्न आइडियाज को समाज के अंदर लेके आया, बिकॉज इट एक्टेड एज अ मेजर गेटवे, और इसने इंडियन स्टूडेंट्स को मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज से एक्सपोज करा दिया और वहां की प्रोग्रेसिव थिंकिंग से एक्सपोज करा दिया। तो समाज में उन स्टूडेंट्स के थ्रू बदलाव आपको देखने को मिलता है। दिल्ली वर्सेस कलकत्ता इंपैक्ट क्या हुआ, तो बहुत सारे जो रिनोन्ड एजुकेटर थे उसमें CF एंड्रयूज भी थे। उन्होंने क्या बोला कि ये जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट आया दिल्ली के अंदर थ्रू दिल्ली कॉलेज, इट वॉज ब्रॉडर इन स्कोप। अब ब्रॉडर इन स्कोप क्यों था, बिकॉज जो कलकत्ता का रेनेसां था, बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंस फोकस ऑन साइंटिफिक एजुकेशन, क्योंकि दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा था साइंटिफिक एजुकेशन के अंदर, इसकी वजह से ये क्या था, जो कलकत्ता के अंदर रेनेसां आया था उससे भी बड़ा रेनेसां था, और इसकी जो लेगेसी थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग थी, बिकॉज इट प्लेड अ प्राइमरी रोल इन एस्टैब्लिशिंग योर मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज अक्रॉस इंडिया। और वो मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज क्या हुई, उन स्कॉलर्स के थ्रू इंडिया के अदर पार्ट के अंदर भी आपको देखने को मिली। अब हम देखते हैं कि उर्दू कैसे एज अ व्हीकल ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, आपका मॉडर्न नॉलेज कैसे प्रूव हुआ। तो उर्दू क्या था, आपकी मॉडर्न एजुकेशन को फैलाने का मीडियम हो गया था, बिकॉज उर्दू वाज डेवलप्ड इन योर नॉर्थ इंडिया का ही रीजन, है ना। तो जो मासेस की लैंग्वेज थी वो उर्दू थी, है ना। तो अब उन मासेस की लैंग्वेज, जो ट्रेडिशनल लोग थे, उनको उन वेस्टर्न आइडियाज से एक्सपोज कराने के लिए कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, आपका उर्दू में पढ़ाया जाएगा, है ना। तो इट बिकेम द मीडियम फॉर स्प्रेडिंग योर मॉडर्न एजुकेशन। इसने जो आम लोग थे उनको मॉडर्न नॉलेज से एक्सपोज कराया। ठीक है, जो स्टूडेंट्स थे वो नए सब्जेक्ट्स को बिना इंग्लिश के ऊपर डिपेंड हुए पढ़ सकते थे, बिकॉज दो सब्जेक्ट्स वर बीइंग टॉट इन उर्दू। तो इसने क्या किया, इसने एजुकेशन को एक्सेसिबल बना दिया टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, बिकॉज अब उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी उसके अंदर पढ़ाई हो रही थी। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या था, इसका इंपॉर्टेंस ये कह सकते हैं हम कि जो दिल्ली कॉलेज में जो चीजें हुई उसने ये आपको रियलाइज कराया कि जो मॉडर्न नॉलेज है उसको इंपार्ट करने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए इंग्लिश का होना जरूरी नहीं है ना। आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंडियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके भी उस नॉलेज को लोगों के अंदर इंपार्ट कर सकते हो। इट हेल्प ट्रांसफॉर्म उर्दू इनटू अ लैंग्वेज ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड मॉडर्न थॉट। जो एक कॉमन्स की लैंग्वेज थी, अब वो एक लैंग्वेज कैसी बन गई, साइंस की लैंग्वेज बन गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज बन गई, और मॉडर्न थॉट को स्प्रेड करने वाली एक लैंग्वेज बन गई। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्नाक्युलर सोसाइटी क्या था, तो जो वर्नाक्युलर सोसाइटी ऑफ दिल्ली थी वो क्या कर रही थी, दिल्ली कॉलेज की वर्नाक्युलर सोसाइटी, जो ग्रीक टेक्स्ट थे, ग्रीक क्लासिक्स थे और साइंटिफिक वर्क्स थे, उनको उर्दू में ट्रांसलेट कर दे रही थी। तो इसने क्या किया, जो वेस्टर्न नॉलेज थी उसको एक्सेसिबल बना दिया उन लोगों तक भी जो कि आपकी इंग्लिश नहीं जान रहे थे। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, बिकॉज आपके जो आम लोग थे अब वो भी उन रोमन, जो आपके ग्रीक क्लासिक्स थे, ग्रीक लिटरेचर था,
बड़े बड़े साइंटिस्ट के वर्क थे उन सबको एक्सेस कर सकते थे, उन सबको पढ़ सकते थे, जो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका इंटेलेक्चुअल हराइजन ऑफ स्टूडेंट एंड रीडर वो और ज्यादा ब्रॉड हो गया। ठीक है, पीपल कुड स्टडी साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी एंड लिटरेचर इन अ फेमिलियर लैंग्वेज, और वो फेमिलियर लैंग्वेज उनकी उर्दू थी। द वर्नाक्युलर सोसाइटी बिकेम एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर स्प्रेडिंग मॉडर्न लैंग्वेज, बिकॉज मॉडर्न नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए वो वर्नाक्युलर सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रही थी। और वो इंपॉर्टेंट रोल क्या था, वो आपका ट्रांसलेशन था उन सारे टेक्स्ट का। तो अब हम देखते हैं कि क्रिएशन ऑफ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स इसने कैसे किया। तो आपका दिल्ली कॉलेज से हम बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स के बारे में जानेंगे, 4-5 हैं जिनके ऊपर आपके कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं, तो इनको आप थोड़ा थोड़ा जान लो, इस वजह से आपका बहुत फायदा होगा। तो देखो, जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे उनमें हम 5 स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे मास्टर रामचंद्रा। तो मास्टर रामचंद्रा क्या थे, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एल्यूमिनस ऑफ योर दिल्ली कॉलेज, और उन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर काम किया जिसने उन्हें वर्ल्ड वाइड पहचान दिलाई। इसके अलावा वो और क्या थे, इसके अलावा ही वॉज अ जर्नलिस्ट भी। ठीक है, जर्नलिस्ट थे, उर्दू लैंग्वेज में लिखते थे। ठीक है, तो इन सब वजह से ये क्या हुए, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एल्यूमिनस थे दिल्ली कॉलेज के, एंड ही बिकेम अ सिंबल ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक लर्निंग इन दिल्ली, क्योंकि इनकी वजह से क्या हुआ था, वर्ल्ड वाइड लोगों को दिल्ली कॉलेज में होने वाली चीजों के बारे में पता चला और ये प्रोफेसर भी बने आगे जाके। इसके बाद हम पढ़ते हैं डॉक्टर मुकुंद लाल के बारे में, बिकॉज ही इज नोन एज द फर्स्ट एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मॉडर्न एलोपैथिक नॉलेज थी उसको इंडिया के अंदर फैलाया। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे मौलवी जियाउद्दीन आ जाते हैं। ही वॉज अ रिनाउंड अरेबिक स्कॉलर, और उन्होंने क्या किया था, क्लासिक स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करा अलोंगसाइड मॉडर्न एजुकेशन। तो हम देखते हैं कि कैसे जो ट्रेडिशनल नॉलेज था और मॉडर्न नॉलेज, उन दोनों को कंबाइन किया इन्होंने और दोनों को कंटिन्यू रखा, और ही वॉज अ वेरी फेमस अरेबिक स्कॉलर। इसके बाद मौलवी ज़काउल्लाह आ जाते हैं। ही वॉज अ वेरी फेमस हिस्टोरियन, जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करे आपके हिस्टोरिकल स्टडीज के अंदर। और लास्ट में सैयद अहमद खान, जो कि इन्फ्लुएंशियल 19th सेंचुरी इंटेलेक्चुअल थे, who was interested in various subjects जैसे कि हिस्ट्री होगा, आर्कियोलॉजी हो गया एंड एजुकेशन हो गया, एंड ही बिकेम a leading advocate for modern education among Muslims, because Muslims जो थे मुस्लिम सोसाइटी में बेसिकली यूजुअली क्या होता था, दे वर हेजिटेंट टू गो टू योर वेस्टर्न नॉलेज बिकॉज ऑफ देयर इश्यूज विद ब्रिटिशर्स, है ना। तो आपके सैयद अहमद खान ने क्या किया था, सर सैयद अहमद खान ने जो मुस्लिम सोसाइटी थी उसके अंदर वेस्टर्न नॉलेज को फेमस करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, और इन्होंने आगे जाके एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है उसकी एस्टैब्लिशमेंट करी, जो कि आप कमेंट में बताना वो कौन सी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सेंटर ऑफ दिल्ली रेनेसां। अब देखते हैं हम कि सेंटर ऑफ द दिल्ली रेनेसां कैसे बना। तो अब इस पीरियड को रेनेसां बोला क्यों जाता है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बिकॉज आपकी मॉडर्न एजुकेशन की ग्रोथ हो रही थी यहाँ पे, है ना। साइंटिफिक थिंकिंग आपके समाज में स्प्रेड होने लगी। इसके अलावा जो नॉलेज थी, जो ग्रीक नॉलेज थी, उसको आप अब लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हो, और इंडियन और वेस्टर्न आइडियाज के बीच में अब इंटरेक्शन होने लगा, और आपका डेवलपमेंट हुआ लिटरेचर का, स्कॉलरशिप का और इंटेलेक्चुअल डिबेट का। इन सब वजह से इस पीरियड को आपका क्या बोला जाता है, रेनेसां का पीरियड बोला जाता है। सीएफ एंड्रयूज का व्यू क्या है, वो बोलते हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है इसको आप दिल्ली रेनेसां के नाम से जानोगे, और ये क्या है, कलकत्ता में आया हुआ रेनेसां था उससे बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बिकॉज इसने आपके साइंटिफिक लर्निंग को एजुकेशनल करिकुलम के साथ क्या किया था, जोड़ दिया था और कंबाइन कर दिया था, और इसमें आपके साइंटिफिक नॉलेज का इंपार्टमेंट होने लगा था। इंपैक्ट इसका क्या पड़ा, तो जो दिल्ली कॉलेज था, इट ट्रांसफॉर्म दिल्ली फ्रॉम अ कल्चरल सेंटर इनटू एन इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल सेंटर। तो अब इससे पहले दिल्ली क्या था, एक कल्चरल सेंटर था जहां पे कल्चरल इवेंट्स हुआ करते थे। अब वो कल्चरल इवेंट्स क्या थे, मुशायराज हो गए, है ना, दास्तान गोई हो गई, इस तरह की चीजें हो रही थी, है ना। लेकिन जब दिल्ली कॉलेज था उसके आने के बाद अब क्या हुआ, दिल्ली एक इंटेलेक्चुअल सेंटर भी बन गया जहां पे आपकी साइंटिफिक डिबेट्स होने लगी, स्कॉलर्स इमर्ज होने लगे। तो ये बदलाव ये लेके आया था। ठीक है, इट बिकेम द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिल्ली का रेनेसां। तो टू कंक्लूड व्हाट वी से दैट दिल्ली कॉलेज ने क्या किया, इट प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग मॉडर्न एजुकेशन इन दिल्ली। 19th सेंचुरी के दिल्ली के समाज के अंदर ये रेवोल्यूशन लेके आ गया था, और उर्दू मीडियम की लर्निंग की वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से और उन डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स की वजह से दिल्ली बिकेम द सेंटर ऑफ योर दिल्ली रेनेसां, और इसने क्या किया, मॉडर्न आइडियाज को सिटी को इंट्रोड्यूस कराया। चलिए, तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वो बोलता है
कि इज इट करेक्ट टू से दैट द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली वाज गाइडेड बाय इंपीरियल विजन? डिस्कस। ठीक है, तो क्या ये हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्या जो दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ, दिल्ली जो शहर बना दोबारा, तो वो इंपीरियल विजन से इंस्पायर्ड था या नहीं, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए न्यू दिल्ली क्यों बना था? इट वाज बिल्ट टू रिफ्लेक्ट द ब्रिटिश इंपीरियल विजन ऑफ पावर, कि मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ब्रिटिश पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था, ब्रिटिश कंट्रोल को, और ब्रिटिशर्स की पावर के परमानेंट रहने को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, अब जो ट्रांसफर हुआ था कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली 1911 में, वो इसी विजन का एक की हिस्सा था। ठीक है, इट्स केयरफुल टाउन प्लानिंग और इसका जो ग्रैंड आर्किटेक्चर हुआ था हमारे न्यू दिल्ली के अंदर, जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी बड़ी बड़ी, वो सारे ब्रिटिश अथॉरिटी के ही सिंबल्स थी। ठीक है, और जो सेपरेशन हुआ था न्यू दिल्ली का फ्रॉम ओल्ड दिल्ली, वो यही दिखा रहा था आपके इंपीरियल कंट्रोल को, कि आपका ओल्ड दिल्ली किसके द्वारा कंट्रोल था? मुगल्स के द्वारा। लेकिन अब जो न्यू दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट आपके ब्रिटिश एम्पायर की नींव रख रहा है। ठीक है, लेकिन न्यू दिल्ली जो था, इट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म दिल्ली की पॉलिटिकल लाइफ इन वेज द ब्रिटिशर्स मे नॉट हैव एंटिसिपेटेड। अब उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हुआ। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स ने आपकी कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट क्यों करी, उसके पीछे के रीजन को समझिए। तो हमको पता है ना कि 1911 में आपके किंग जॉर्ज 5 ने अनाउंस किया था कि हम जो इंडिया की कैपिटल है, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल, उसको कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट कर देंगे एट द कोरोनेशन दरबार। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उनका क्या एम था? उनका एम ये था कि जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उसके बाद इंडियंस जो नाखुश थे, वो क्या थे? ब्रिटिश समाज के प्रति, ब्रिटिश एम्पायर के प्रति नाखुश थे, उसको पैसिफाई किया जाए, उनके गुस्से को शांत किया जाए। ठीक है, ये चीज, ये एम था इनका। ठीक है, और इसके अलावा वो इंपीरियल जो कंट्रोल था, उसको नॉर्थ इंडिया में लेके आना चाहते थे, बिकॉज उनकी जो पावर थी वो इसी रीजन में बहुत ज्यादा सिचुएटेड थी। और सेंट्रल अथॉरिटी जो आपकी अगर ब्रिटिशर्स की दिल्ली से होती, तो वो क्या दिखाता? मतलब वो अपने पूरे एम्पायर को एक सेंटर से बिल्कुल बीच में से कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, अब ये जो शिफ्ट था, इसने क्या दिखाया? इट सिंबलाइज्ड अ स्टेबल एंड परमानेंट ब्रिटिश एम्पायर, कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो स्टेबल है और परमानेंट रहेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो जो कैपिटल ट्रांसफर था वो क्या था? एक पॉलिटिकल इवेंट भी था और एक सिंबॉलिक इंपीरियल डिसीजन भी था, कि वो एक सिंबल के रूप में भी काम कर रहा था ब्रिटिश एम्पायर की सुप्रीमेसी और उसके परमानेंस का। तो अब हम इसकी टाउन प्लानिंग को समझेंगे कि कैसे वो इंपीरियल कंट्रोल को दर्शाता है। तो जो दिल्ली की प्लानिंग थी, वो ब्रिटिश आइडियाज ऑफ ऑर्डर, ब्रिटिश कंट्रोल और ब्रिटिश सेपरेशन को दिखाता है। ठीक है, जो टाउन प्लानिंग कमिटी थी, जिसको एडविन लुटियंस ने हेड किया था, दे इट सेलेक्टेड अ मतलब साइट जो कि आपके शाहजहानाबाद या फिर ओल्ड दिल्ली के साउथ में थी। ठीक है, रायसीना को क्यों चूज किया था? रायसीना हिल्स को फॉर हेल्थ रीजन, क्योंकि आपकी ओल्ड दिल्ली में क्या थी? भीड़ भाड़ थी, गंदगी थी। इसके अलावा रिवर एक्सेस था और अनइवन टेरेन था और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी था, इस वजह से रायसीना को सेलेक्ट किया गया। नारायणा वाले इलाके को कैंटोनमेंट एरिया के लिए चूज किया गया, बिकॉज वहां पे लैंड कैसा था? सस्ता था और बिजनेस एक्टिविटी उधर हैम्पर नहीं होती। इसके अलावा ब्रिटिश सॉट कंट्रोल ओवर सिटी के जो एक्सपेंशन था उसके ऊपर कंट्रोल किया। सिविल लाइंस और सराउंडिंग एरियाज को भी ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल के अंदर लेके आए। ठीक है, जो लेआउट था वो उसने केयरफुली आपके सिटी को डिजाइन किया था इनटू अ नीट, कंट्रोल्ड एंड अ सेपरेट इंपेरिकल सिटी। ठीक है, इस वजह से जो न्यू दिल्ली का लेआउट था, इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ योर डेलिबरेट इंपीरियल प्लानिंग, की मतलब वो इंपीरियल प्लानिंग बहुत जो डेप्थ में की गई थी, बहुत ज्यादा टाइम लेके की गई थी, उसका एक रिजल्ट था, और वो इंपीरियल पावर के आइडियाज को, उनके बिलीफ सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, अब जो न्यू सिटी थी वो इंपीरियल कैसे दिखेगी उसके बारे में समझेंगे। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो न्यू दिल्ली का आर्किटेक्चर था, वो ब्रिटिश पावर को, ब्रिटिश इंपीरियल पावर को दिखा रहा था। बिल्डिंग्स के अंदर रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया, पियर्स स्टोन स्क्रीन्स का इस्तेमाल हुआ, टर्रेट्स थे, पोर्टिसोस थे और छतरीज वगैरह का इस्तेमाल बहुत वाइड स्केल पे किया। सिटी के अंदर, सिटी वाज बिल्ट बिसाइड शाहजहानाबाद, प्लेसिंग द ब्रिटिश कैपिटल अलोंगसाइड ओल्ड मुगल कैपिटल, कि मतलब जो न्यू दिल्ली ब्रिटिश कैपिटल थी, वो आपके पुराने एम्पायर के कैपिटल के साथ ही थी, लेकिन उससे थोड़ा दूर थी, तो वो एक तरीके से सेपरेशन को भी दिखा रहा था। लॉर्ड हार्डिंग जो थे, ही सपोर्टेड एन इंडो सार्सेनिक स्टाइल, जिसके अंदर इंडियन, इस्लामिक और आपके यूरोपियन स्टाइल को भी कंबाइन किया गया। सारासेनिक बेसिकली रिप्रेजेंट्स इस्लामिक स्टाइल। ठीक है, एडवर्ड लुटियंस प्रेफर्ड यूरोपियन क्लासिसिज्म। ठीक है, लेकिन हर्बर्ट बेकर ने क्या किया था? ही एम्फसाइज्ड अ डिस्टिंक्टली इंपीरियल आर्किटेक्चर। तो बेसिकली सबके जो ओपिनियंस थे वो अलग थे। बेकर अडेप्टेड बिल्डिंग्स टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट थ्रू वेरांडास,
colonnades एंड ओवर हैंगिंग केव्स एंड स्मॉल हाई विंडोज। तो बेसिकली ये उनके आर्किटेक्चर के फीचर्स थे, इस तरह की चीजें उनको देखने को मिली जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट को सूट कर रही है। और ये किसने किया था? ये हर्बर्ट बेकर ने किया था। जैसे कि वरांडास वगैरह बनाए है ना, कोलोनेट्स बनाए, ओवर हैंगिंग ईव्स बनाई, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल हाई विंडोज की मतलब छोटी छोटी लेकिन लंबी विंडोज बनाई ताकि जो गर्मी है उससे उनको छुटकारा मिल सके, ठीक है। न्यू दिल्ली वाज मेंट टू बी सेपरेट न्यू दिल्ली वाज मेंट टू सेपरेट द इंपीरियल सिटी फ्रॉम ओल्ड सिटी। ये चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो ब्रिटिश ने क्या डर था, उनका डर ये था कि जो ओल्ड दिल्ली है वो इंक्रोच कर लेगी और आपके जो न्यू दिल्ली है उसकी सिमेट्री को और उसकी जो इंपीरियल पावर का रिप्रेजेंटेशन कर रही है उसकी क्लीनलीनेस को उसको पोल्यूट कर देगी, ठीक है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म टाउन प्लानिंग की गई और स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ सराउंडिंग एरियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ताकि उनके बीच में कुछ मिक्स ना हो पाए, ठीक है। planned good roads between civil lines and Raisina, proposed demolishing the wall from Kabul gate to Ajmeri gate and filling the ditch around it। तो ये मेजर्स उन्होंने क्यों लिए? ये मेजर्स इस वजह से लिए क्योंकि ब्रिटिश दिखाना चाहते थे कि जो कंट्रोल्ड इंपीरियल स्पेसेस हैं वो आपके ओल्ड अर्बन वर्ल्ड जो कि आपका शाहजहानाबाद वाला रीजन है उससे अलग है और वो आपके ब्रिटिशर्स को और इंडियंस को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। इंपीरियल सिटी बट नॉट विदाउट क्लास डिविजन्स। इंपीरियल सिटी तो थी लेकिन उसमें क्लास डिविजन्स आपके फिर भी एग्जिस्ट कर रहे थे। न्यू दिल्ली ऑल्सो कैरिड सोशल डिफरेंसेस की मतलब सोशल डिफरेंसेस को भी दिखा रहा था। जैसे आपके रोड्स हो गए, म्यूटिनी मेमोरियल रोड, ये किसके लिए बनाए गए थे? ये बनाए गए थे आपके सुपीरियर पीपल और हाई ग्रेड व्हीकल्स के लिए। तो बेसिकली ये जो रोड थी ये आपके ब्रिटिश हाई ऑफिशियल्स के लिए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए बनाया गया था। लेकिन जो आपके जैसे मुंडे वाला रोड हो गया, इट वॉज मेंट फॉर सिटी फोक्स। और ये सिटी फोक्स कौन थे? ये सिटी फोक्स आपके ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स दिल्ली वाले लोग थे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कैसे क्लास डिफरेंस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। द ब्रिटिश ऑल्सो क्रिएटेड सेपरेट एरियाज फॉर वर्कर्स के लिए अलग एरिया बनाया गया, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज के लिए अलग एरिया बनाया गया, इमिग्रेंट्स के लिए इंक्लूडिंग द वेस्टर्न एक्सटेंशन एरिया नियर करोल बाग, ठीक है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि डिस्पाइट द एम्फेसिस ऑन ऑर्डर एंड ब्यूटी, न्यू दिल्ली के अंदर सोशल हायरार्की और क्लास डिवीजन एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। न्यू दिल्ली ऑल्सो बिकेम अ सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स। कैसे बना? बिकॉज 1911 से पहले दिल्ली को आप पॉलिटिकली क्वाइट सिटी कंसिडर करते थे, ठीक है, कि वो आपके पॉलिटिक्स से इन सबसे डिबेट से पॉलिटिकल डिबेट से दूर थी। लेकिन 1911 के बाद जो कैपिटल शिफ्ट हुआ उसने दिल्ली की और दिल्ली वालों की पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ा दिया और दिल्ली के अंदर आपके जो नेशनलिस्ट आइडियाज हैं उसको लोकल इश्यूज के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे कुछ इवेंट्स हुए हमारे, जैसे अटैक ऑन हार्डिंग, मतलब हार्डिंग के ऊपर जो अटैक हुआ था 1912 में, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुई 1914 में, इसके अलावा ग्रोथ ऑफ खिलाफत पॉलिटिक्स दिल्ली के अंदर हुई, एक्टिविज्म आपका आर्य समाज का बढ़ गया। ये सब क्या दिखा रहा है? कि दिल्ली आपकी पॉलिटिकली एक्टिव होती चली जा रही है उस टाइम पे, ठीक है। और पॉलिटिकल मीटिंग 1917 के बाद और ज्यादा इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से दिल्ली का जो पॉलिटिकल आइसोलेशन था 1911 के पहले वाला वो खत्म हो गया और इंपीरियल कैपिटल बन गई आपका एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम क्या बोलेंगे? वी विल से दैट कि जो न्यू दिल्ली है इट वाज क्लियरली गाइडेड बाय एन इंपीरियल विजन, कि उसका जो विजन था वो कैसा था? इंपीरियल था, ठीक है। मतलब आपका ब्रिटिश अथॉरिटी और ब्रिटिश पावर से इंस्पायर्ड था बेसिकली। तो जो ब्रिटिश था उन्होंने अपनी पावर को डिस्प्ले करने के लिए, अपने एम्पायर के परमानेंस के लिए और अपने कंट्रोल के लिए इस तरीके से डिजाइन किया ताकि वो उस चीजों को रिप्रेजेंट कर सके। उसकी जो प्लानिंग हुई, आर्किटेक्चर हुआ, रोड सिस्टम था, सेपरेशन देखने को मिला हमको ओल्ड सिटी का न्यू सिटी से, ये सारे आपके कॉलोनियल गोल्स को सर्व कर रहा था। लेकिन सिटी आपकी सिंबल ऑफ एम्पायर नहीं बन के रह गई। 1911 के बाद हमको क्या देखने को मिला? कि दिल्ली एक पॉलिटिकली एक्टिव शहर बनता चला जा रहा था और ये आपके इंडियन नेशनलिस्ट सीन में और भी ज्यादा एक्टिव हो गया, उससे जुड़ता चला गया, ठीक है। इस वजह से न्यू दिल्ली क्या था? एक इंपीरियल सिटी भी थी लेकिन बाद में जाके इट वाज अ ग्रोइंग पार्ट ऑफ योर मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स। अब हमारा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन बोलता है हाईलाइट द डेवलपमेंट दैट इमर्ज्ड विद द coming of British to Shahjahanabad and Mughal court in the first half of 19th century। तो बेसिकली फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century में जब मुगल्स आए तो उस टाइम पे क्या डेवलपमेंट देखने को मिले आपको, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो एक नया पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर हमको मुगल सिटी के अंदर देखने को मिलता है। तो शाहजहानाबाद एक मुगल सिटी तो रहा ही उस टाइम पे, ठीक है, लेकिन अर्ली 19th century तक जो मुगल कोर्ट है वो एक नॉमिनल बॉडी के रूप में रह गया।
कि मतलब वो क्या है, वो सिर्फ नाम मात्र की बॉडी है, उसके पास कोई रियल कंट्रोल नहीं है। और ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस था वो समय के साथ बढ़ता चला गया। ठीक है, सिटी ट्वाइलाइट जोन के अंदर आ गई, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कि मतलब ये मुगल दिल्ली तो था ही, अपने ओरिजिनल फॉर्म में था, लेकिन इसकी जो पावर थी वो अब किसके पास चली गई, हमारे ब्रिटिशर्स के पास चली गई। और उसने वहां के सिटी की लाइफ को, एडमिनिस्ट्रेशन और उसके आउटलुक को तब्दील करना शुरू कर दिया था उस टाइम पीरियड तक। अब जो ग्रोथ ऑफ सिटी है और पॉपुलेशन का राइज हमको देखने को मिला, एक्टिव कंस्ट्रक्शन हुए स्पेशली अलोंग चांदनी चौक एंड फैज बाजार। ठीक है, जो लैंड की वैल्यू थी, अब जब कमर्शियलाइजेशन होगा, है ना, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, तो लैंड की वैल्यू बढ़ती चली गई, हाउस बिल्डिंग एक्सपैंड हुआ और पॉपुलेशन समय के साथ बढ़ती चली गई। बाहर से भी हमको माइग्रेशन देखने को मिला, जैसे कि पंजाब हो गया, इन सब जगह से लोगों का इनफ्लो हुआ दिल्ली की तरफ, जिसकी वजह से दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जो ब्रिटिश एरा की दिल्ली थी वो एक ज्यादा क्राउडेड और ज्यादा कमर्शियली एक्टिव शहर बनने लगी थी। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे बिजनेस वगैरह अब बहुत ज्यादा होने लगा था। और 1843 तक क्या हुआ था, 1843 तक दिल्ली के अंदर 23,000 से ज्यादा घर थे, जिसमें से आपके 17,000 से ज्यादा में किसका, वो कैसे बने हुए थे, आपके ब्रिक और स्टोन के घर बने हुए थे। तो ये दिखाता है कि कैसे दिल्ली एक कमर्शियल और एक अर्बन सिटी बन गया था। रिच कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लाइफ थी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मुशायराज होते थे, दास्तान गोई, फेस्टिवल्स बनाए जाते थे, और उर्दू लिटरेरी वर्ल्ड बहुत फ्लरिश कर रहा था। इन सबको डेप्थ में हम नहीं समझेंगे क्योंकि हम समझ चुके हैं। ब्रिटिश की प्रेजेंस जो थी वो भी अब ऑल्सो इनकरेज न्यू फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। जब जैसे ब्रिटिश के आने की वजह से क्या हुआ, दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिला कि वेस्टर्न आइडियाज आने लगे। और वो वेस्टर्न आइडियाज कैसे समाज में आए, वो वेस्टर्न आइडियाज आपके दिल्ली कॉलेज के द्वारा क्या किए गए, समाज के अंदर फैलाए गए। ठीक है, और जिसको आपका क्या बोला जाता है, आपका दिल्ली का रेनेसां पीरियड बोला जाता है। और हम देखते हैं कि कैसे उर्दू का इस्तेमाल किया गया ग्रीक क्लासिकल और साइंटिफिक वर्क को ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हम देखते हैं कि एक कॉस्मोपॉलिटन शहर तो था, लेकिन जो सोशल ऑर्डर था वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल था। अब जैसे कॉस्मोपॉलिटन इसको ऑर्डर क्यों बोला जाता है, क्योंकि समाज के अंदर आपको ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी देखने को मिल रहे हैं, मुगल एलिट्स भी थे, मुस्लिम उमरा भी थे, हिंदू कायस्थ हो गए, खत्रीज हो गए। बेसिकली पूरी कम्युनिटी जो थी आपकी बहुत ज्यादा डाइवर्स थी, और ये एक सेम सिटी के अंदर रह रहे थे और मिक्स तरीके से रह रहे थे, ऐसा सेपरेशन नहीं था, जो इसको एक कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन सेम टाइम पे अब देखते हैं कि रिलीजियस टेंशन भी बढ़ने लग गई थी, बिकॉज आपके मिशनरीज के साथ डिबेट हो रही थी, प्रोसेशंस जो निकालते थे, डिफरेंट रिलीजियस प्रोसेशंस निकलते थे, उसके ऊपर लोगों का झगड़ा होता था। ठीक है, एंड क्वार्रल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल, ये दिखा रहा था कि हार्मनी ऑलरेडी फ्रेजाइल होने लगी थी। ठीक है, अब समाज में हार्मनी उतनी नहीं एग्जिस्ट कर रही थी। नया एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला, पुलिसिंग देखने को मिली और पब्लिक इंस्टीट्यूशन देखने को मिले। जैसे ब्रिटिशर्स थे, दे रिटेन्ड एंड स्ट्रेंथेंड मुगल सिस्टम ऑफ कोतवाल, थानेदार एंड चौकीदार, मतलब ये सारे सिस्टम्स को वो रिटेन कर रहे थे। एंड दे प्रोजेक्टेड देमसेल्व्स एज प्रोवाइडर ऑफ लॉ, ऑर्डर एंड इम्पार्शियल जस्टिस। वो दिखाने लगे कि कैसे हमारे द्वारा जो प्रोवाइड किया जाने वाला जस्टिस है वो मुगल ऑर्डर से बेसिकली खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी क्या हो रहा था, मुगल से छूट के जो ब्रिटिशर्स है उनके कंट्रोल के अंदर आने लगा था। सिटी का मेंटेनेंस हो गया, रोड्स हो गए, ड्रेन्स हो गए, पब्लिक हेल्थ हो गया, इन सब के ऊपर भी अब ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था, क्योंकि अब जो ब्रिटिशर्स थे वही सिटी की वॉल्स को मेंटेन कर रहे थे। उन्होंने इंक्रोचमेंट जो बाजार के अंदर थे उनको हटाया, है ना, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंप्रूव किया, और ड्रेन्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह, पब्लिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसको इंप्रूव किया, उनको बेहतर किया। रोड्स और ब्रिजेस को रिपेयर करवाया थ्रू योर टाउन कमिटी विद सपोर्ट फ्रॉम, अब उनको सपोर्ट कौन दे रहा था, दिल्ली बैंक दे रहा था, और लोकल मतलब जो लोकल लीडर्स थे जैसे कि राजा हिंदूराव हो गए, इन लोगों के सपोर्ट से उन्होंने ये सारे स्टेप्स लिए। ठीक है, अब वाटर सप्लाई को बेहतर करने के लिए उन्होंने क्या किया, चार्ल्स मेटकाफ रिवाइव द अली मर्दान कैनाल इन 1821, लेकिन ये दोबारा से ड्राई हो गई और बहुत सारे वेल्स जो थे, बहुत सारे कुएं आपके ब्रैकिश हो गए। ठीक है, सैनिटेशन कैसा था, पुअर था, और अनसेफ वाटर की वजह से हमको कॉलेरा जैसे डिजीजेस ऑलमोस्ट अक्सर ही आउटब्रेक हो रहा था, मलेरिया का आउटब्रेक हो रहा था, while the construction of लाल डिग्गी also caused
फ्लडिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। लाल टी की कंस्ट्रक्शन ने क्या किया, फ्लडिंग प्रॉब्लम्स दिल्ली को दी, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि सैनिटेशन भी खराब था, ठीक है, आपकी डिजीजेस का आउटब्रेक हो रहा था और अक्सर पानी लग जाता था, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। अब इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, तो चार्ल्स जेम्स नेपियर ने रिकमेंड किया बेहतर ड्रेनेज को, ठीक है, स्ट्रिक्टर सैनिटरी मेजर्स को और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक डिस्पेंसरी, ताकि जो लोग बीमार हो उनका इलाज किया जा सके। तो ये क्या दिखा रहा है, ये सारी चीजें जो ब्रिटिश ने स्टेप्स लिए वो दिखा रहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दिल्ली को मॉडर्न करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली फिर भी स्ट्रगल कर रहा था किन प्रॉब्लम से, जैसे पुअर वाटर हो गया, फ्लडिंग हो गया और अक्सर जो डिजीजेस फैल जाती थी उनसे सफर कर रहा था। हेंस अर्बन डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर कैसा था, अनइवन था और अक्सर इनकम्प्लीट रह गया, है ना, मतलब जो अचीव वो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। जो ब्रिटिश बिल्डिंग्स थी, सबअर्ब्स थे, दे बिगेन टू अल्टर सिटी लुक। जो ब्रिटिशर्स थे दे डिड नॉट स्टे कंप्लीटली आउटसाइड द ओल्ड सिटी, कि मतलब वो सिटी के ओल्ड सिटी से, शाहजहानाबाद से हमेशा दूर नहीं रह रहे थे। वो लोग क्या थे, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स आपके रेंटेड हाउसेज में रह रहे थे, दरियागंज और कश्मीरी गेट के, जो कि आपके ओल्ड शाहजहानाबाद का हिस्सा था, और उन्होंने अपने सपोर्टेड स्ट्रक्चर्स बनवाए, जैसे कि चर्चेज हो गए, आर्सेनल, कॉलेज वगैरह एस्टैब्लिश किए, प्रिंटिंग प्लेसेस एस्टैब्लिश किए, कैनाल्स बनवाए और गेस्ट हाउसेस को भी ब्रिटिशर्स मेंटेन कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने इंकरेज किया सब अर्बन ग्रोथ को, कि मतलब वर्ल्ड सिटी है उसके बाहर भी ग्रोथ होगी। फॉर एग्जांपल अराउंड लाहौरी गेट के आसपास के रीजन को भी ग्रो करने को सपोर्ट किया, ठीक है। तो शाहजहानाबाद धीरे धीरे क्या हुआ, इट स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम अ प्योरली मुगल सिटी इनटू अ शेयर्ड कॉलोनियल अर्बन स्पेस। मतलब जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे शाहजहानाबाद आपका एक मुगल स्टेट था, मुगल सिटी थी, लेकिन धीरे धीरे वो अब एक अर्बन और कॉलोनियल सिटी के अंदर तब्दील हो गया फ्रॉम दोज एफर्ट्स ऑफ ब्रिटिश। तो अब कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स का कमिंग था उसने अचानक से शाहजहानाबाद को डिस्ट्रॉय तो नहीं किया, है ना। हम कहीं नहीं देख रहे कि ब्रिटिशर्स ने आते ही जो ओल्ड दिल्ली है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, बल्कि उन्होंने जो दिल्ली का स्वरूप था उसको बदला धीरे धीरे और बहुत सारे तरीकों से बदला, ठीक है। जो सिटी था उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली हमको, नई लर्निंग का संचार हुआ समाज के अंदर, नई पुलिसिंग हुई, पब्लिक वर्क्स हुए और कल्चर मिक्सिंग हुई, बिकॉज अब समाज में आपकी डाइवर्सिटी बढ़ गई और कॉलोनियल अर्बन एक्सपेंशन हुआ, जैसे आपके आउटस्कर्ट्स में भी शहर डेवलप होने लगे। लेकिन सेम टाइम पे हम क्या देखते हैं कि चेंजेस की वजह से क्या हुआ, आपके रिलीजियस टेंशंस हुई एंड लेटर बिकेम मच शार्पर इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी। तो 1850 आते आते ये जो टेंशंस थी और ज्यादा शार्प हो गई। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है कि डिस्कस द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन दिल्ली। कि मतलब हम एक बार एक एक करके पॉलिटिकल इंपैक्ट को समझेंगे, फिर इकोनॉमिक इंपैक्ट को समझेंगे और कैसे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के ऊपर डेमोग्राफी को चेंज किया। तो देखिए पॉलिटिकल इंपैक्ट को समझते हैं हम पार्टीशन के। तो पार्टीशन ने क्या किया था, पार्टीशन ने आपका फियर का माहौल क्रिएट कर दिया था, इनसिक्योरिटी का माहौल क्रिएट कर दिया था और कम्युनल हेट्रेड थी दिल्ली के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख के बीच में, ठीक है। र्यूमर्स बहुत आसानी से, है ना, फैल जाती थी, मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती थी, जिसकी वजह से समाज में आपके टेंशंस एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। एंड ऑफ अगस्त तक हम देखते हैं और अर्ली सितंबर तक वायलेंस जो था अब वो सिर्फ लूटिंग या सैबोटाजिंग, स्टैबिंग टू ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई एंड ड्राइव मुस्लिम आउट में तब्दील हो गया। कि बेसिकली अब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ लूट नहीं रहे हो, आप इंटेंशनली दिल्ली के अंदर मुस्लिम्स को चुन चुन के मार रहे हो, ठीक है। और सेम चीज आपके पाकिस्तान में हो रही थी विद सिख एंड हिंदू कम्युनिटीज। तो हम इंडिया के दिल्ली के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा था, टू आइडेंटिफाई मुस्लिम्स एंड ड्राइव देम आउट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी, ठीक है। जो क्लोथिंग हुआ, क्लोथिंग से भी लोग एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने लगे, है ना, और उसके क्लोथिंग का इस्तेमाल करके भी लोगों को शिकार बनाने लगे अपना, ठीक। द पुलिस इंक्रीजिंगली बिकेम पार्टीसन, मतलब पुलिस ने भी अब साइड्स लेना शुरू कर दिया। कि मतलब वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि कैसे कम्युनल डिविजन्स आपके सोसाइटी में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। अब जैसे इसमें एक इंसिडेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है नियर योर ओडियन सिनेमा इन कनॉट प्लेस, जहां पे हम देखते हैं कि जो पुलिस थी वो बिल्कुल शांत रही जब लोगों को लूटा जा रहा था और दुकान को लूटा जा रहा था, ऐसे प्लंडर्स हो रहे थे। तो मतलब पुलिस एकदम इनएक्टिव थी। तो इसने क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि पुलिस भी ऑलरेडी साइड चूज कर चुकी थी और वो इनोसेंट लोगों को नहीं बचा रही थी। और इस केस में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को खुद इंटरवीन करना पड़ा और उस मॉब को डिस्पर्स करना पड़ा, ठीक है। तो ये दिखाता है कि कैसे समाज में टेंशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी और सभी लोग इसका हिस्सा थे। जो वर्स्ट कम्युनल वायलेंस था, इट ऑकर्ड इन मिक्स्ड लोकेलिटीज ऑफ योर
करोल बाग, सब्जी मंडी एंड पहाड़गंज, जहां पे मुस्लिम रेजिडेंट्स बिकेम स्पेशली वल्नरेबल एंड वर पुश्ड आउट आफ्टर लार्ज स्केल किलिंग्स। की मतलब लार्ज स्केल किलिंग्स हुई मुस्लिम कम्युनिटीज के इन रीजन के अंदर और उनको क्या किया गया, भगाने की कोशिश की गई। ठीक, पार्टीशन वीकेंड द ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज। अब जब ऐसे इंसिडेंट्स होंगे तो कम्युनिटीज के बीच में जो ट्रस्ट था वो खत्म हो गया और दिल्ली का कम्युनल बैलेंस जो था, जो हिंदू मुस्लिम सिख की एक तरीके से बैलेंस देखने को मिल रहा था हमको बिफोर पार्टीशन, वो चीज खत्म हो गई। सिटी इंक्रीजिंगली मूव टुवर्ड्स कम्युनल सेग्रीगेशन हमको देखने को मिलता है कि मतलब अब रिलीजन के बेसिस पे लोग सेग्रीगेट रहने लगे, जो कि हम नहीं देख रहे थे पहले। वहां पे आप क्या देख रहे थे कि जो घर भी थे ऐसे सेग्रीगेटेड नहीं थे। और गेटोइजेशन हुआ कि मतलब अब वो क्या होने लगे, ऐसे गेटोज में रहने लगे बिकॉज ऑफ दैट फियर, जो कि आपके कम्युनल रिलेशंस को अ मेजर पॉलिटिकल इशू इन पोस्ट इंडिपेंडेंस दिल्ली बना दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन क्या पड़ा। तो देखिए, अब जब थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज आपके आए फ्रॉम योर पाकिस्तान, तो उन्होंने दिल्ली के रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला। कैंप्स बनवाए गए, टेम्पल्स, गुरुद्वारा, स्कूल्स, कॉलेजेस, रेलवे प्लेटफॉर्म, स्ट्रीट्स, पब्लिक गार्डन्स, इन सब को आप अब कैसे यूज करने लगे, टेम्पररी शेल्टर्स के रूप में इस्तेमाल करने लगे। बिकॉज क्या हो रहा था, बहुत लार्ज नंबर में इनफ्लो हुआ रेफ्यूजीज का। ठीक है, हाउसिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत बड़ा चैलेंज था। और जो रेफ्यूजीज थे दे वर फर्स्ट एकोमोडेटेड इन योर कैंप्स, और वो बाद में क्या होने लगे, धीरे धीरे जो मुस्लिम पॉपुलेशन दिल्ली की इतने बड़े नंबर पे छोड़ के गई थी, तो उनके घरों को उन्होंने कब्जा कर लिया और उन घरों में वो रहने लग गया। और इसके अलावा जो दूसरे लोग थे उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए अलग से कॉलोनीज को बनाया गया बाय सरकार। तो 1950 तक हम देखते हैं कि अकोमोडेशन जो थी वो अराउंड 1,90,000 रेफ्यूजीज के लिए क्या की गई, अरेंज कर दी गई। और वो 1,90,000 जो रेफ्यूजीज थे वो लगभग आपके इवैक्यूएटेड हाउस में रह रहे थे, और अराउंड 1 लाख जो रेफ्यूजीज थे वो आपके नए बने हुए घरों के अंदर रह रहे थे जो सरकार द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन के बाद क्या हुआ, अब मान लो आपने उन रेफ्यूजीज को घर तो प्रोवाइड करा दिया, लेकिन अब उनको एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की समस्या भी तो होगी, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ के आए थे ना पाकिस्तान से। तो नए प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल्स इस्टेब्लिश किए गए। इसके अलावा कैंप कॉलेज अफिलिएट टू पंजाब यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया गया, ताकि जो रेफ्यूजीज हैं वो अपनी लाइफ्स को रीबिल्ड कर सके। ठीक है, जो रेफ्यूजीज थे दे सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड दिल्ली का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, बहुत सारे जो लोग थे वो ट्रेडिंग करते थे अपने पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, बिजनेसेस थे उनके और सर्विस बैकग्राउंड था, और धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, जो दिल्ली का कमर्शियल स्ट्रक्चर था, दिल्ली की जो इकोनॉमिक स्थिति थी, उसके ऊपर वो लोग कंट्रोल कर लिए। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो दिल्ली था वो एक कमर्शियल और सर्विस ओरिएंटेड शहर बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब जो बिजनेस एक्टिविटीज थी वो वापस से होने लग गई, विद ट्रेड एंड सर्विसेज ग्रोइंग फास्टर देन एग्रीकल्चर, है ना। और पार्टीशन ने क्या किया, पार्टीशन ट्रांसफॉर्म्ड दिल्ली इनटू फ्रॉम अ रेफ्यूजी ड्रिवन अर्बन इकोनॉमी। मतलब यहाँ की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स क्या है, आपके रेफ्यूजीज हैं। अब हम डेमोग्राफिक इंपैक्ट पढ़ते हैं पार्टीशन का। तो दिल्ली ने क्या किया था, इट एक्सपीरियंस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लक्स ऑफ हिंदू एंड सिख रेफ्यूजीज। मतलब बहुत बड़े तादाद में आपके हिंदू और सिख रेफ्यूजीज आ रहे थे, पंजाब से, एनडब्ल्यूएफपी से, पेशावर से, कोहात से। ठीक है, इन सारे रीजन से। तो जो रेफ्यूजीज थे दे इनिशियली लिव्ड इन मेकशिफ्ट सेटलमेंट, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि आपका नबी करीम हो गया, उस एरिया में कैंप्स हो गए, किंग्सवे कैंप हो गया, हडसन लेन हो गया, ठीक है, आउटरैम लेन्स हो गया, रीड्स लाइन, इन सब जगहों पे रहने लगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, देश सेटल्ड इन योर हकीकत नगर, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और इंदरपुरी जैसे रीजन्स के अंदर जाके वो बस गए। ठीक है, जो पॉपुलेशन थी वो भी 1941 से 51 के बीच में 90% से बढ़ी। और बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ने सिटी को कैसे डिस्क्राइब किया, रिफ्यूजिस्तान के रूप में, कि मतलब रेफ्यूजियों का घर। ठीक है, और उसी टाइम पे हमको क्या देखने को मिलता है, क्योंकि हिंदू सिख पॉपुलेशन आ रही थी तो मुस्लिम पॉपुलेशन यहां से जा रही थी, है ना। तो नियरली 2/3 ऑफ दिल्ली का मुस्लिम पॉपुलेशन शहर छोड़ चुका था, और अराउंड 3,29,000 जो मुस्लिम्स थे दिल्ली के, उनको माइग्रेट करना पड़ा टू पाकिस्तान। ठीक है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी दिल्ली की वो 33.22% थी 1941 में, लेकिन वो 1951 आते आते मात्र 5.71% रह गई। ठीक है, विद ओनली अबाउट सिर्फ आपके 99,000 मुस्लिम्स रहे
इन दिल्ली अकॉर्डिंग टू योर 1951 का सेंसस। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हम देखते हैं कि जो दिल्ली का सोशल और स्पेशियल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली बदल गया है ना। वहां की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई, जो पुराने नेबरहुड्स थे वो भी कंप्लीटली तब्दील हो गए, नई रेफ्यूजी कॉलोनीज इमर्ज हुई, और इसके अलावा डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ जो सिटी था इट वाज अल्टर्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन। तो हम कंक्लूजन में क्या बोलेंगे, वी विल से दैट पार्टीशन ने क्या किया, आपके दिल्ली को प्रोफाउंडली चेंज किया है ना। पॉलिटिकली इसने कम्युनल वायलेंस और मिसट्रस्ट को जन्म दिया, इकोनॉमिकली इसने इनॉर्मस रिहेबिलिटेशन चैलेंजेस लेके आए और एक्सेलरेटिंग कमर्शियल ग्रोथ भी देखने को मिली इसके साथ साथ। और डेमोग्राफिकली इसने क्या किया, डेमोग्राफिकली इसने रीशेप कर दिया सिटी को बाय अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज एंड माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली क्या हुआ था 1947 के बाद, एक फंडामेंटली डिफरेंट शहर बन गया, जो कि मतलब कंप्लीटली डिफरेंट था आपके प्री पार्टीशन दिल्ली से। ठीक है, चलिए तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो हमको क्या बोलता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एस्टैब्लिशमेंट का क्या सिग्निफिकेंस था। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं कि 1911 में क्या हुआ था, शिफ्ट हो गया था कैपिटल फ्रॉम योर कलकत्ता टू न्यू दिल्ली। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि सिटी एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल शहर बन गया था, है ना। हम देख रहे थे कि कैसे पॉलिटिकल डिबेट्स हो रही थी, इवेंट्स अब ज्यादा होने लगे थे, पॉलिटिकली एक्टिव हो गया था शहर, एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया था, जिसकी वजह से एक सेपरेट यूनिवर्सिटी की जो डिमांड थी वो मजबूत हो गई। ठीक है, तो 1917 में हम देखते हैं कि जो दिल्ली लीडर्स थे उन्होंने फॉर्मली एक सेपरेट यूनिवर्सिटी की डिमांड की फॉर दिस प्रोविंस। ठीक है, और जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का वो 1922 में हुआ था, जिसने क्या किया, इट मार्क्ड अ मेजर स्टेप इन योर सिटी का इंटेलेक्चुअल और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, बिकॉज अब इसने शहर को एक सेपरेट यूनिवर्सिटी दे दी। तो अब इसके एजुकेशनल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो इसने सबसे पहले क्या किया, अब हायर एजुकेशन के लिए एक सेंटर प्रोवाइड किया, है ना, क्योंकि अब दिल्ली के पास अपनी खुद की यूनिवर्सिटी थी रादर देन डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूशंस बाहर के। ठीक है, अब इसने क्या किया, हायर एजुकेशन को अंडर अ कॉमन एकेडमिक फ्रेमवर्क लेके आ गया ऑल अराउंड द दिल्ली, और इसने दिल्ली की पोजीशन को स्ट्रेंथन कर दिया एज एन एजुकेशनल सेंटर इन योर नॉर्थ इंडिया, जो कि हम आज भी देखते हैं कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आज अपने 100 साल के बाद भी पूरे नॉर्थ इंडिया और इंडिया के अलग अलग पार्ट से बच्चों को अट्रैक्ट करता है और उनकी हायर एजुकेशनल डिमांड्स को फुलफिल करता है। इट बिल्ट अपॉन एग्जिस्टिंग एजुकेशनल ट्रेडिशंस, कि जो एजुकेशनल ट्रेडिशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, जो कि उनकी इंटेलेक्चुअल लेगेसी थी, उसको कंटिन्यू कर रहा था। ठीक है, और इसके अलावा इट एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांस लर्निंग एंड रिसर्च की, अब स्टूडेंट्स को एडवांस लर्निंग और रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज भी मिलने लग गई, और मॉडर्न एजुकेशन की जो ग्रोथ थी कैपिटल में उसको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट ने इनकरेज किया और उसकी जो नीड्स थी उसको फुलफिल किया। इसने मॉडर्न नॉलेज को क्या किया, प्रमोट किया समाज के अंदर, बिकॉज जो मॉडर्न डिसिप्लिन हो गए साइंसेस के, सोशल साइंसेस के, ह्यूमैनिटीज के, उन सबको अब पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली स्टूडेंट्स को, और एजुकेटेड प्रोफेशनल्स आए आपके एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, टीचिंग के फील्ड में, पब्लिक सर्विसेज के फील्ड में फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। और इसने आपके जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है उसके ग्रोथ के अंदर, जो उसके ग्रोथ के पीछे बहुत बड़ा रोल निभाया। ठीक है, अब इसके सोशल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे हम, तो इसने सोशल मोबिलिटी को बढ़ाया। अब देखिए, जब जो गरीब तबके से आने वाले, गरीब रीजन से आने वाले बच्चे थे, जब उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड होगी तो क्या होगा, उनके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी कि वो समाज में हायर हायरार्की के ऊपर राइज कर सके, तो उसने ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी। एजुकेशन बिकेम अ मींस फॉर इंप्रूविंग एक व्यक्ति के सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन को, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करने लगा फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ टाइम, और इसने न्यू एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए और पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाया। ठीक है, अब देखेंगे कि इसने कैसे दिल्ली के कॉस्मोपॉलिटन स्ट्रक्चर को क्या किया, स्ट्रेंथन किया, बिकॉज अब ये क्या करने लगा, दिल्ली के और मतलब बाहर के रीजन से बहुत सारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को अट्रैक्ट करने लगा, जिसकी वजह से उनके बीच का जो इंटरैक्शन था वो बढ़ गया अमंग योर डाइवर्स लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड रीजनल कम्युनिटीज। आप अभी भी अगर कॉलेज में पढ़ते होगे, आप देखते होगे कि आपके क्लासमेट्स आते हैं, कोई साउथ इंडिया से है, कोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है ना, कोई सेंट्रल इंडिया से है,
कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है ना, डिफरेंट रीजन से हम देखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका उन रीजन्स के साथ इंटरेक्शन है, वहां के रहने वाले लोगों के साथ इंटरेक्शन है, वो बढ़ जाता है और आपका कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो यही चीज आपके उस टाइम पीरियड में भी हो रही थी, बिकॉज इसने दिल्ली के ट्रेडिशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंज को रीइंफोर्स कर दिया, जो कि पार्टीशन के टाइम पे रुक सा गया था, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट ने, सॉरी पार्टीशन को बोल रहा हूं, उसके पहले रुकसा गया था और उस चीज को इसने रीइंफोर्स कर दिया आफ्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट, और इसने एजुकेटेड पब्लिक स्फीयर को क्रिएट किया, ठीक है, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटीज बिकेम स्पेसेस फॉर डिस्कशन ऑन सोशल रिफॉर्म, कल्चर हो गया और नेशनल इश्यूज हो गया, क्योंकि अब बच्चे इन इश्यूज के ऊपर बात करने लगे इन यूनिवर्सिटी के अंदर, और क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हुआ, पब्लिक अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स बढ़ी, ठीक है। हम देखते हैं कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितने ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखो तो इसने सबसे पहले तो क्या किया, जो पब्लिक डिमांड थी उसको फुलफिल कर दिया। ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म डिस्कशन ऑफ 1917, जो दिल्ली के लीडर्स थे उन्होंने मल्टीपल डिमांड्स रखी थी। अब उसमें क्या था, पहला था कि दिल्ली को एक गवर्नर प्रोविंस के रूप में स्टैब्लिश किया जाए, दिल्ली को एक सेपरेट कोर्ट दिया जाए और सेपरेट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी जाए। तो जब यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई तो वो डिमांड पूरी हुई, ठीक है। और इसने जो दिल्ली का रिकॉग्निशन है एज अ, दिल्ली को मतलब एक ग्रोइंग इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है, कि मतलब जो दिल्ली की डिमांड्स है उसको पूरा किया जा रहा है, तो मतलब समाज में दिल्ली का जो रोल है, जो दिल्ली का वैल्यू है वो बढ़ा है, बिकॉज डिमांड्स को फुलफिल कर दिया गया है, ठीक है। इट सपोर्टेड योर नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, कि मतलब दिल्ली वाज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व्ड विद नेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि अब दिल्ली में हम देख रहे थे कि 1917 के बाद पॉलिटिकली एक्टिव हो रही थी, जिसमें हम देखते हैं कि होम रूल एक्टिविटीज जो हो रही हैं वो सारी आपके दिल्ली के अंदर एक्टिविटीज कंडक्ट कराई जा रही थी, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह के जो सत्याग्रह लाया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में, उसमें भी दिल्ली का जो रोल था, दिल्ली के स्टूडेंट्स का रोल था, वो इंपॉर्टेंट था। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी जो दिल्ली का रोल था नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो एक इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे आपके पॉलिटिकल आइडियाज को डिस्कस किया जा रहा था और उसके ऊपर डिबेट्स की जा रही थी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी इन डिमांड्स को फुलफिल कर रहा था और इट स्ट्रेंथेंड दिल्लीज पोजीशन एज नेशनल कैपिटल, बिकॉज इट कॉम्प्लीमेंटेड दिल्ली का रोल एज पॉलिटिकल हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, की मतलब ऑलरेडी ब्रिटिश इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली ही था। तो अब जब इतनी सारी नेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ दिल्ली से आपकी ऑपरेट हो रही है, तो ये क्या करता है, नेशनल कैपिटल के रूप में दिल्ली की जो पोजीशन है उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन कर देता है। और इसने क्या किया, एजुकेशनल प्रेस्टीज को शहर के अंदर जोड़ दिया अलोंगसाइड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस, और एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस तो ऑलरेडी था क्योंकि ये आपके ब्रिटिश एम्पायर का हेडक्वार्टर था। इसके अलावा इट हेल्प ट्रांसफॉर्म दिल्ली इनटू अ लीडिंग सेंटर ऑफ लर्निंग एंड पब्लिक लाइफ, ठीक है। अब कंक्लूजन में हम क्या देखेंगे कि जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का 1922 के अंदर, वो सिग्निफिकेंट था, बिकॉज इसने क्या क्या चीजें की, आपकी हायर एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया, सोशल मोबिलिटी को प्रमोट किया, है ना, और इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल अवेयरनेस को इंकरेज किया आपके शहर के अंदर। एंड इसके अलावा इसने दिल्ली का एज स्टेटस enhance किया as both educational and political capital of India. It became one of the key institutions shaping modern Delhi and its educated public culture. ठीक है। Next question हमारा कहता है कि explain some of the processes by which parts of outer Delhi developed, कि मतलब वो कौन सी processes थी जिससे आपके outer Delhi का development हुआ, with special reference to Welcome Colony and Mehroli का region, ठीक है। तो इन दोनों regions के बारे में हम बात करेंगे इस question में। तो जो development हुआ था आपके outer Delhi का, वो कोई प्लान्ड प्रोसेस के तहत नहीं हुआ, कि मतलब सिर्फ ऐसा नहीं था कि कोई एक प्लान्ड प्रोसेस लाया गया, कुछ प्लानिंग की गई और डेवलपमेंट हो गया। वो कैसे शेप हुआ था, इट वाज शेप्ड बाय योर माइग्रेशन, पार्टीशन, रीसेटलमेंट की पॉलिसीज थी, अर्बन एक्सपेंशन की मतलब दिल्ली का एक्सपेंशन हो रहा था, लैंड एक्विजिशन एंड पॉलिटिकल डिसीजन, इन सब डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से आउटर दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ। अब जैसे कुछ एरियाज हो गए आपके वेलकम कॉलोनी और मेहरौली, ये दिखाते हैं कि कैसे विलेजेस एंड पेरिफेरल स्पेसेस आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मॉडर्न दिल्ली में तब्दील हो गए, ठीक है। कि मतलब वो पहले सिर्फ गांव के थे, आसपास के इलाकों में कंसिडर किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुए, वो दिल्ली का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। तो अर्बन एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली को हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जो दिल्ली की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी थी, बिकॉज आपके बहुत सारे रेफ्यूजीज 1947 में आए थे। और हम देखते हैं कि बाद के टाइम में क्या हुआ, आफ्टर
इंडिपेंडेंस माइग्रेंट्स भी दिल्ली आए इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जो सिटी था इट एक्सपेंडेड बियॉन्ड ओल्ड वॉल्ड सिटी, मतलब जो पुरानी वॉल्ड सिटी थी और न्यू दिल्ली थी उससे भी ज्यादा अब एक्सपेंशन हो गया इनटू सराउंडिंग विलेजेस एंड एग्रीकल्चरल लैंड, की मतलब आपके सराउंडिंग विलेजेस भी और जो एग्रीकल्चरल लैंड थे वहां पे भी नई कॉलोनीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और वो भी अब दिल्ली का हिस्सा माने जाने लगे, ठीक है। तो जो न्यू रेजिडेंशियल कॉलोनीज थी उनको बनाया गया ताकि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको एकोमोडेट किया जा सके, ठीक है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो रूरल एरियाज थे दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में वो भी धीरे धीरे अर्बन सेटलमेंट के अंदर चेंज हो गए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रीसेटलमेंट पॉलिसी और डेवलपमेंट ऑफ वेलकम कॉलोनी कैसे हुआ, ठीक है। तो इमरजेंसी एरा में रीसेटलमेंट हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इमरजेंसी एरा में हम देखते हैं कि लार्ज स्केल पे जो स्लम्स थे उनको क्लियर करने के लिए ड्राइव्स लाई गई थी सरकार द्वारा। तो जो रेजिडेंट्स थे सेंट्रल दिल्ली के झुग्गीज क्लस्टर्स के, उन सब के जो झुग्गीज थे उनको तोड़ा गया, उनको हटाया गया और उनको पेरिफेरल एरियाज में, आसपास के एरियाज में बसा दिया गया, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी कौन सी हो जाती है आपकी, वेलकम कॉलोनी हो जाती है, जो कि एक रीसेटलमेंट कॉलोनी के रूप में एस्टैब्लिश हुई थी। तो रीसेटलमेंट कॉलोनी समझ गए क्या होती है, ये होती है कि आपकी ऐसा एरिया जहां पे डिस्प्लेस लोगों को क्या किया जाता है, एक जगह से मतलब दूसरी लोकेशन से डिस्प्लेस लोगों को लाया जाता है और उनको प्लॉट्स या फिर घर प्रोवाइड किया जाता है बाय सरकार। तो बेसिकली उनसे उनका घर ले लिया ड्यू टू सम रीडेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया है ना, या फिर सरकार के कोई प्रोग्राम्स हो गए या झुग्गियों को ही हटाना हो गया और उनको कॉम्पेंसेशन दे दिया गया इन लाइक कॉम्पेंसेशन कैसे दिया गया, किस फॉर्म में, या तो उनको घर प्रोवाइड कर दिया गया या उनको लैंड प्रोवाइड कर दिया गया। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, तो इट इनिशियली लैक्ड इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं था उन लोगों की डिमांड्स को, उन लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे अच्छे रोड्स नहीं थे, वाटर सप्लाई नहीं थी, सैनिटाइजेशन नहीं था। तो धीरे धीरे रेजिडेंट्स ने घर बनाना शुरू किया और मार्केट्स खुद ही बनाए फ्रॉम देयर ओन एफर्ट्स, ठीक है। जो कॉलोनी थी इट बिकेम इंटीग्रेटेड इन योर दिल्ली की अर्बन इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था, सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं कि जो वेलकम कॉलोनी है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे स्टेट पॉलिसी और डिस्प्लेसमेंट आपके आउटर दिल्ली के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। अब हम देखेंगे मेहरौली का, जो कि एक हिस्टोरिक सेटलमेंट से अर्बन फ्रिंज टाउन में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हम सबको पता है कि मेहरौली क्या है, आपका ओल्डेस्ट दिल्ली का ओल्डेस्ट इनहैबिटेड एरिया है एंड इट वाज एसोसिएटेड विद अर्ली दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अर्ली टाइम से ही आपका मेहरौली सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स थे जैसे कि आपका कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो अब इसमें अर्बन ग्रोथ कैसे हुई उसको समझो। तो जैसे जैसे साउथवर्ड एक्सपेंशन हुआ दिल्ली का, उसमें मेहरौली क्या हुआ, मेहरौली बिकेम लिंक्ड विद योर सिटी थ्रू रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, क्योंकि रोड्स बनाए गए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलपमेंट हुआ, तो जो मेहरौली के साथ कनेक्टिविटी थी वो बढ़ गई। जो एग्रीकल्चरल लैंड था उसको धीरे धीरे रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेसेस के अंदर तब्दील कर दिया गया। और माइग्रेशन और रियल एस्टेट कैसे हुआ, कि जो माइग्रेशन हुआ उसने हाउसिंग की डिमांड को भी तो रखा। इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, अब मान लो किसी के पास उतना पैसा नहीं है तो वो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश करेंगे, प्राइवेट कॉलोनीज काटी गई और कमर्शियल एक्टिविटीज की वजह से दिल्ली का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ और ये एक्टिविटीज भी बहुत वाइड स्केल पे होने लगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मेहरौली एक हिस्टोरिक विलेज सेटलमेंट से किस में तब्दील हो गया, इंपॉर्टेंट अर्बन लोकेलिटी ऑफ साउथ दिल्ली के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें माइग्रेशन का क्या रोल था, तो जो रेफ्यूजीज थे और बाद में आने वाले माइग्रेंट्स जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश से हो गए, बिहार से हो गए, राजस्थान से हो गए, हरियाणा से हो गए, उन्होंने दिल्ली के पॉपुलेशन ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। माइग्रेंट्स ने क्या किया, उन्होंने लेबर प्रोवाइड किया फॉर कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, क्योंकि अब यही लोग इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे थे। तो उनकी हाउसिंग नीड्स इनकरेज द एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज ऑन दिल्ली आउटस्कर्ट, मतलब अब उनको घरों की भी तो जरूरत होगी। इसकी वजह से उन वजहों से आप देखते हो कि कैसे दिल्ली का एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। तो अब इसमें गवर्नमेंट और प्लानिंग एजेंसीज का क्या रोल था, तो जैसे डीडीए हो गया, इसने लैंड एक्वायर किया और हाउसिंग कॉलोनीज को डेवलप किया, नए रोड्स बनवाए गए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, सिविक सर्विसेज कनेक्टेड पेरिफेरल एरियाज विद सिटी सेंटर, कि मतलब नए रोड से, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज से और सर्विसेज के थ्रू क्या हुआ, आपके जो पेरिफेरल एरियाज थे, जो दूर दूर के एरियाज थे, वो सिटी के सेंटर से कनेक्ट हो गए। अर्बन प्लानिंग ने क्या किया, इट ट्रांसफॉर्म्ड मेनी विलेजेस इनटू अर्बन नेबरहुड,
कि मतलब जो विलेजेस थे वो अब अर्बन सिटीज के अंदर, अर्बन नेबरहुड के अंदर तब्दील हो गए। तो कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ आपका आउटर दिल्ली का, इट वाज द रिजल्ट ऑफ अर्बन एक्सपेंशन, कि मतलब ये अर्बन एक्सपेंशन का, शहर के एक्सपेंशन का, शहरीकरण का रिजल्ट था। माइग्रेशन की वजह से हुआ, रीसेटलमेंट पॉलिसीज की वजह से हुआ, जो लैंड एक्विजिशन हुआ बाय योर गवर्नमेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट की प्लानिंग की वजह से हुआ। ठीक है, वेस्ट वेलकम कॉलोनी में हम देखते हैं कि कैसे डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन ने आपके अर्बन कम्युनिटीज को क्या किया, जन्म दिया। ठीक है, लेकिन हम इसी तरह से महरौली में क्या देखते हैं कि कैसे एक हिस्टोरिक सेटलमेंट आपका एक्सपैंडिंग मेट्रोपोलिस का हिस्सा बन गया। ठीक है, और ये दिखाते हैं कि कैसे दिल्लीज ग्रोथ हैज बीन शेप्ड बाय बोथ प्लानिंग, इंटरवेंशंस एंड सोशल प्रोसेसेस, की मतलब डिफरेंट वजहों से आपके जो रीजन्स है उनका डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली के अंदर। तो अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस यहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब हम करेंगे हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा मिर्जा गालिब के ऊपर है, फिर हम पढ़ेंगे टी एंड कॉफी हाउसेज इन पोस्ट कॉलोनियल दिल्ली, फिर लुटियंस दिल्ली समझेंगे, है ना, फिर मास्टर रामचंद्र के बारे में जानेंगे और लास्ट में फूल वालों की सैर को समझेंगे। तो एक एक करके जल्दी से शॉर्ट नोट्स हम कवर करेंगे। अब तो देखिए, आप सबको पता है मिर्जा गालिब या असदुल्ला खान गालिब क्या थे। ही वाज अ वेरी फेमस पोएट हु लिव्ड इन बहादुर शाह जफर के 19th सेंचुरी के अंदर रहे थे। ठीक है, तो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट उर्दू पोएट्स ऑफ योर 19th सेंचुरी दिल्ली, कि वो 19वीं सदी के बहुत इंपॉर्टेंट उर्दू पोएट्स में से एक थे। ठीक है, ही बिलोंग टू योर लिटरेरी वर्ल्ड ऑफ मुशायराज एंड कोर्टली डिबेट्स वेयर हिज नेम वाज ऑफन लिंक्ड विद ज़ौक़ इन द कल्चरल लाइफ ऑफ सिटी। कि मतलब ज़ौक़ कौन थे, ज़ौक़ वाज कोर्ट पोएट, रॉयल पोएट, और उनका अक्सर मतलब कॉन्टिन्यूसली उनका और गालिब के बीच में थोड़ा सा राइवलरी सी थी। ठीक है, तो दोनों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज थे उनका, तो दोनों को मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो अब वो क्या थे, आपके लिटरेरी वर्ल्ड ऑफ मुशायराज में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। मुशायराज अटेंड करते थे, कोर्टली डिबेट में अटेंड करते थे, जहां पे उनका नाम ज़ौक़ के साथ जोड़ा जाता था। बाद में जाके आफ्टर ज़ौक़ डाइड तो मिर्जा गालिब को कुछ टाइम के लिए कोर्ट पोएट भी रखा गया, लेकिन तब तक मुगल एम्पायर एकदम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, है ना, ज़ौक़ की डेथ के बाद और आफ्टर द डेथ ऑफ योर बहादुर शाह जफर। ठीक है, अब किसी को देखना हो तो डीडी नेशनल पे एक बहुत फेमस, अपार्ट फ्रॉम ये सब, अगर किसी को जानना हो 1857 के बारे में, अगर किसी के अंदर कीड़ा हो ये वाला, 1857 के टाइम पे क्या चीजें हो रही थी, तो यू कैन गो एंड वॉच डीडी नेशनल की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री, जिसमें कौन एक्ट करते हैं आपके, नसीरुद्दीन शाह पोर्ट्रेड आपका मिर्जा गालिब। ठीक है, वो वाली डॉक्यूमेंट्री देखना, बहुत ही ब्यूटीफुली मेड डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, तो वॉइस ऑफ दिल्लीज लिटरेरी कल्चर पे हम वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो गालिब क्या दिखाते हैं, उन्होंने रिफाइंड उर्दू कल्चर ऑफ शाहजहानाबाद को प्रेजेंट किया। ठीक है, उनकी जो पोएट्री थी, कॉन्वर्सेशंस थी और लिटरेरी गैदरिंग थी, वो दिखाता है कि कैसे जो ये सारी चीजें थी आपकी सिटी की पब्लिक लाइफ का सेंट्रल हिस्सा थी, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थी, और गालिब उसके एकदम सेंटर में खड़े हुए थे। ठीक है, बिकॉज ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पोएट, इवन दो उनके लाइफ में बहुत सारे हमेशा प्रॉब्लम्स रहे, फाइनेंशियल एंड फैमिली प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब इसके अलावा वो क्राइसिस ऑफ 1857 के विटनेस भी थे, और उसका उन्होंने बहुत डिटेल्ड हमको अकाउंट भी दिया है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिवोल्ट दिल्ली क्या हुआ था, दिल्ली वाज डिवास्टेटेड बाय वायलेंस, प्लंडर एंड मास फ्लाइट। तो अब देखते हैं कि जो गालिब थे, ही रिकॉर्डेड द सफरिंग ऑफ सिटी एंड डिपार्चर ऑफ पीपल आफ्टर द असॉल्ट, मेकिंग हिम इंपॉर्टेंट विटनेस ऑफ दिल्ली का डिस्ट्रक्शन। तो वो उन सारी चीजों का हिस्टोरिकल अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वर ऑफ दिल्लीज ओल्ड मेमोरी, उनकी जो राइटिंग्स है वो बताती हैं कि आपका ओल्ड दिल्ली का इमोशनल वर्ल्ड बिफोर और आफ्टर 1857 कैसा था, क्या बदलाव हुआ है, और उनकी पोएट्री के थ्रू, उनके लेटर्स के थ्रू ही प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ अ सिटी दैट वाज चेंजिंग रैपिडली अंडर कॉलोनियल रूल। वो दिखाते हैं कि उनकी जो लेटर्स थी, उनकी पर्सनल पोएट्रीज थी, उनकी डायरीज हैं, उन सब से हमको पता चलता है कि कैसे जो आपका 1857 के पहले की दिल्ली थी, जो मुगल्स के कंट्रोल में थी, और 1857 के बाद की, जब हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ता चला गया है, वो पावरफुल होते चले जा रहे हैं, उस बीच में क्या बदलाव हुआ है, ये सारे आपको मिर्जा गालिब से पता चलता है। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम देखते हैं कि जो गालिब है इज रिमेंबर्ड नॉट ओनली एज अ पोएट बट ऑल्सो अ क्रोनिकलर ऑफ दिल्लीज कल्चरल डिक्लाइन एंड सर्वाइवल। कि मतलब वो क्या है, वो आई विटनेस हैं उस समाज के जो कि बहुत ज्यादा इनरिच्ड है विद कल्चर, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, उसके आई विटनेस रहे हैं वो। और वो सिर्फ एक पोएट नहीं थे, बहुत सारे स्कॉलर्स हो गए, जैसे सीएम नेम, पवन के वर्मा हैव रिटन ऑन हिज दिल्ली एंड हिज लिटरेरी इंपॉर्टेंस। की मतलब
गालिब इज अ वेरी ह्यूज फिगर, उनके ऊपर बहुत सारे जो आपके फर्दर आए हुए स्कॉलर्स हैं उन्होंने काम भी किया उनके लाइफ के ऊपर, ठीक है। तो टी एंड कॉफी हाउसेस के ऊपर हम आ जाते हैं, हमारा सेकंड शॉर्ट नोट है ये, ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियल दिल्ली के अंदर टी और कॉफी हाउसेस का क्या इंपॉर्टेंस था, कि मतलब कॉलोनियल रूल के बाद की बात हो रही है अब इसके अंदर। तो देखिए, टी एंड कॉफी हाउसेस बिकेम इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पेसेस, ये इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पेसेस बन गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो देवर नॉट जस्ट ओनली ईटरीज, की मतलब ये सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, लिटरेरी डिस्कशंस हो रहे थे और सोशल एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके मेन पॉइंट्स देखो, तो ये क्या थी, स्पेसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल सोशलिटी। अब ये जो कॉफी हाउसेस थे, दे ग्रू एज प्लेसेस जहां पे आपके राइटर्स, पोएट्स, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, ये क्या करते थे, आपस में मिलते थे और आइडियाज को एक्सचेंज करते थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, एक लाइवली लिटरेरी एटमॉस्फेयर इन दिल्ली को जन्म दिया, ठीक है। लिटरेरी कल्चर को कैसे ये सपोर्ट कर रहा था, तो एक होल जनरेशन ऑफ राइटर्स जिसमें आपके विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, मोहन राकेश, महीप सिंह, ये सब क्या है, इनकी पूरी जनरेशन वाज एसोसिएटेड विद योर कॉफी हाउस इन्वायरमेंट। इसी इन्वायरमेंट के साथ ये पूरी जनरेशन बढ़ी है, ठीक है। These places were often compared to a चौपाल, की मतलब ये आपका चौपाल क्या होती है, जहां पे आपके गांव वगैरह में देखते होगे मीटिंग प्लेस, तो इसको चौपाल की तरह देखा जाता है, कि मतलब यहाँ पे डिफरेंट लोग आ रहे हैं और वो अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं, सिर्फ खाने पीने नहीं आते हैं लोग, ठीक है। ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के रूप में काम किया। अब जैसे दिल्ली के कॉफी हाउसेस थे, दे बिकेम प्लेसेस जहां पे आपके राइटर्स हो गए, जैसे फैज अहमद फैज हो गए, वाज अ वेरी फेमस पोएट, इंतजार हुसैन हो गए, वो अपने इंडियन काउंटर पार्ट से मिलते थे, ठीक है। इन दिस वे दे एक्टेड एज अ स्मॉल ब्रिज अक्रॉस डिवाइड क्रिएटेड बाय पार्टीशन, मतलब जो पार्टीशन की वजह से डिवाइड हो गया था लोगों के बीच में, कल्चर के बीच में, उस कल्चरल डिवाइड के बीच में एक ब्रिज का रूप काम कर रहा, ब्रिज के रूप में काम कर रहा था ये, ठीक है। नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता था ये, जैसे आपके यंग राइटर्स हो गए, उनको मैनर्स के बारे में, कैसे कॉन्वर्सेशन की जाए और कैसे राइट वर्ड्स को चुना जाए, इन जगहों पे ही वो एक तरीके से सीखते थे, ठीक है। देवर ऑल्सो स्पेसेस ऑफ इनफॉर्मल ट्रेनिंग इन पब्लिक कल्चर, कि मतलब इनफॉर्मल ट्रेनिंग बेसिकली उनको वहां पे मिल रही थी, ठीक है। लिमिटेड बट इंपॉर्टेंट जेंडर्ड स्पेसेस, अब जैसे विमेन राइटर्स थी, वो इन ईटरीज में मतलब मेन के तुलना में कम एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब मेन वहां पे ज्यादा एक्टिव रहते थे। सम लाइक कृष्णा सोपती हो गए, दे प्रेफर्ड प्लेसेस लाइक वेंजर्स और यूनाइटेड कॉफी हाउस, ठीक है। तो टू कंक्लूड व्हाट वी से दैट ये जो टी और कॉफी हाउसेस थे पोस्ट कॉलोनियल एरा के, ये सिर्फ खाने पीने वाली जगह नहीं थी, ये ऐसी जगह थी जहां पे आइडियाज का एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है। दिल्ली का मॉडर्न कल्चरल लाइफ के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इन्होंने इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को, लिटरेरी मूवमेंट को और अर्बन सोशलिटी को क्या किया था, उसको शेप किया था, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर के शॉर्ट नोट पे आ जाते हैं, जो कि लुटियंस दिल्ली के ऊपर है। देखिए, तो लुटियंस दिल्ली रेफर्स टू न्यू इंपीरियल कैपिटल प्लान्ड आफ्टर 1911 when King George V announced the shift of capital from Calcutta to Delhi at coronation दरबार। तो मतलब बेसिकली लुटियंस दिल्ली क्या हुई, लुटियंस दिल्ली उस रीजन की बात कर रहा है जो ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश करी थी आफ्टर 1911, और इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, एडविन लुटियंस, इसी वजह से उनका नाम यूज किया जाता है, कि मतलब उनके द्वारा बसाई हुई दिल्ली की, उनके द्वारा प्लांट सिटी थी ये। तो अब ये देखिए, ये एक इंपीरियल कैपिटल थी। लुटियंस दिल्ली वाज डिजाइन्ड टू प्रोजेक्ट ब्रिटिश पावर, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो ब्रिटिश पावर को दिखाने का एक सिंबल था, और ये क्या दिखा रहा था, इट वॉज मेंट टू बी अ ग्रैंड कॉलोनियल कैपिटल, नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट सेंटर। ये सिर्फ गवर्नमेंट का सेंटर नहीं है, ये क्या है, एक ग्रैंड कॉलोनियल कैपिटल है। इसमें हम टाउन प्लानिंग देखते हैं कि हम शाहजहानाबाद के साउथ में नई सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था। टाउन प्लानिंग कमिटी थी जिसको कौन हेड कर रहा था, एडवर्ड लुटियंस, और उन्होंने रायसीना हिल्स के पास की जो रीजन था उसको सेलेक्ट किया था, उसके रीजन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आर्किटेक्चरल फीचर्स इसके क्या थे, लुटियंस ने एक मिक्स ऑफ यूरोपियन क्लासिसिज्म और इंडियन एलिमेंट्स का मिक्स इस्तेमाल किया टू मेक दोस बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग्स थी, दे इंक्लूडेड रेड सैंडस्टोन हो गया, छतरीज, छज्जाज वगैरह, पोर्टिकोज, पियर स्टोन स्क्रीन्स और डेकोरेटिव ट्यूरेट्स, इन सबका इस्तेमाल किया गया था। आपके आर्किटेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स कौन कौन सी थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा है, आपका वाइसरॉयज हाउस है रायसीना हिल्स पे। अब बताओ ये किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। हर्बर्ट बेकर डिजाइन द सेक्रेटेरिएट ब्लॉक्स, ठीक है।
सो न्यू दिल्ली वाज अ जॉइंट इंपीरियल प्रोजेक्ट की मतलब न्यू दिल्ली क्या था, जॉइंट इंपीरियल प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हम मल्टीपल आर्किटेक्ट्स, फेमस आर्किटेक्ट्स को देखते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके एडवर्ड लुटियंस थे। ठीक है, पॉलिटिकल मीनिंग इसका क्या था, तो दिल्ली क्या था, इट वाज नॉट ओनली अबाउट आर्किटेक्चर, ये ब्रिटिशर्स के उस अटेम्प्ट को दिखाता है जिसके अंदर वो एक पावरफुल और ऑर्डरली इंपीरियल सिटी को एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे। ठीक है, और ये दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश ट्राइड टू कनेक्ट देयर रूल विद इंडियाज इंपीरियल पास्ट। ठीक है, तो टू कंक्लूड व्हाट वी से कि जो लुटियन की दिल्ली है, इट became the symbol of British colonial power in India and remains one of the most important plant structure in history। मतलब लुटियन की दिल्ली कैसी है, ये एक सिंबल के रूप में इसने काम किया और ये आज भी उनके द्वारा इस्टेब्लिश किए गए, उनके द्वारा प्लान किया गया बहुत इंपॉर्टेंट अर्बन स्पेस रह चुका है। ठीक है, समझ गए। अब हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ शॉर्ट नोट के ऊपर, जो कि ये सारे शॉर्ट नोट क्या है, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, इस वजह से मैं इनको बहुत क्विकली कवर करा रहा हूं क्योंकि आप इनको लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया ले लेना एक्स्ट्रा, आप मेजर कंटेंट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कवर कर चुके हैं। मास्टर रामचंद्र के बारे में हम दिल्ली कॉलेज वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उन्होंने क्या किया था, ही वाज अ वेरी फेमस मैथमेटिशियन एंड अ जर्नलिस्ट। ठीक है, तो मास्टर रामचंद्र क्या थे, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई ऑफ योर दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज के बहुत डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई थे। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट फिगर थे दिल्ली के 19th सेंचुरी दिल्ली के इंटेलेक्चुअल लाइफ के। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट्स क्या है, वो नोटेड मैथमेटिशियन थे, आप ऑलरेडी जान चुके हो। ठीक है, और ही वाज एन इंटेलेक्चुअल जो कि आपके दिल्ली रेनेसांस से जुड़े हुए थे। ठीक है, उनका वर्क ऑन डिफरेंशियल कैलकुलस उसने उनको वर्ल्ड वाइड पहचान दिलाई। ठीक है, और ही रिप्रेजेंटेड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एजुकेशन इन दिल्ली। और वो साइंटिफिक और मैथमेटिकल एजुकेशन कहां से आ रही थी, दिल्ली कॉलेज से आ रही थी, जिसके अंदर हम बहुत सारे स्कॉलर्स के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है, उनकी जो अचीवमेंट्स है वो दिखाती है दिल्ली कॉलेज की सक्सेस को, कि कैसे दिल्ली कॉलेज का जो गोल था उस गोल को उसने अचीव किया बाय प्रमोटिंग मॉडर्न नॉलेज एंड रैशनल इंक्वायरी। एंड ही बिलोंग टू अ जनरेशन ऑफ बहुत सारे स्कॉलर्स। अब वो स्कॉलर्स कौन से थे, सैयद अहमद खान हो गए, मौलवी ज़काउल्लाह हो गए, है ना, डॉक्टर मुकुंद लाल हो गए जो कि फर्स्ट एलोपैथिक स्कॉलर थे, फर्स्ट एलोपैथिक डॉक्टर थे, एंड मौलवी जियाउद्दीन हो गए who contributed in Delhi's intellectual development। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्ट नोट के ऊपर, जो कि फूल वालों की सैर है। तो देखिए, फूल वालों की सैर एक एनुअल फेस्टिवल है बेसिकली। इसके अंदर क्या किया जाता है, ये कल्चरल फेस्टिवल है दिल्ली का, ये किसी रिलीजन से नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, इसके अंदर देखो, फूल वालों की सैर एक फेमस फेस्टिवल था आपके ओल्ड दिल्ली का, जो फिर से अभी शुरू हो गया है। इट वाज सेलिब्रेटेड अलोंग विद बसंत एंड रिफ्लेक्टेड लाइवली कल्चर ऑफ शाहजहानाबाद। ठीक है, मेन पॉइंट्स इसके क्या हो गए कि इसको आप ग्रेट एंथुजियाज्म के साथ सेलिब्रेट किया जाता था बाय बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और ये क्या दिखाता है, दिल्ली के शेयर्ड कल्चरल ट्रेडिशन को दिखाता है। ये जो फेस्टिवल था, इट वाज पार्ट ऑफ दिल्ली का फ्री फ्लोइंग कॉस्मोपॉलिटन स्ट्रक्चर, मतलब दिल्ली का फ्री कॉस्मोपॉलिटन स्ट्रक्चर कल्चर का एग्जाम्पल है, जो कि आपके रिलीजन वगैरह से नहीं जुड़ा हुआ, जहां पे पब्लिक सेलिब्रेशंस ब्रॉट डिफरेंट कम्युनिटीज टुगेदर। हम देख रहे हो ना कि कैसे डिफरेंट कम्युनिटीज इसमें बढ़ चढ़ के बहुत शौक से हिस्सा ले रही हैं, इवन तो इसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये फेस्टिवल्स क्या करते हैं, ये फेस्टिवल्स मेड दिल्ली रिमेन एक्टिव एंड फेस्टिव विद द सिटी स्टेइंग अवेक लेट इनटू द नाइट ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस की, मतलब सिटी एक्टिव रहती थी इन फेस्टिवल्स के दौरान। ठीक है, एंड इट बिकेम अ सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड रिफाइंड सोशल लाइफ ऑफ ओल्ड दिल्ली। तो ये क्या दिखा रहा है, कम्युनल हार्मनी का सिंबल है और आपके ओल्ड दिल्ली की रिफाइंड सोशल लाइफ को भी सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आपका यहीं पे खत्म होता है। हमने टोटल 8 क्वेश्चंस किए हैं, 8 क्वेश्चंस किए हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में कवर कर लिए और 5 शॉर्ट नोट किए हैं। तो आपका 85 to 90% कवरेज यहीं से हो जाता है। ठीक है, 85 to 90% कवरेज यहीं से हो जाता है। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आपने बहुत अच्छा रिवीजन कर लिया, बस इसी थ्योरी को थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसाना और क्या करना, पेपर में लिख के आ जाना, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से इन्हीं थीम से बनेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपके मन में कोई बात हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलो, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई और आपको पेपर के ऊपर वीडियो बनवाना हो तो अपने एग्जाम डेट के साथ कौन से सेमेस्टर का है, कौन सा पेपर है, कौन से मीडियम में चाहिए, कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, और एग्जाम डेट को जरूर से मेंशन कर देना। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जाम एंड योर आने वाले एग्जाम। चलिए, तो बाय बाय।